हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे आपकी आई दृष्टि मैगजीन, जो कि सेकंड पार्ट आया हुआ है। इसी के हम लोग लगातार क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट को। और इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, अगर इस प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो हमारा सूक्ष्म दृष्टि के जो 2 लेक्चर थे हमने वो कंप्लीट किए हैं। नेशनल करंट अफेयर्स का जितना भी अपडेटेड सेक्शन था, अपडेटेड क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आरओ की परीक्षा से पहले ही मैंने ईयरली मैगजीन को पूरा कंप्लीट किया था, जिसमें 15 जून तक का पूरा करंट अफेयर्स इंक्लूड था। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 जून से लेकर आपके 15 सितंबर तक के पूरे करंट अफेयर्स, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने का करंट अफेयर्स आ रहा है, इसको ही हम लोग कवर कर रहे हैं ओनली। बाकी चीजें हमने ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ ली है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलेगी। और इसी सीरीज में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी परसों की क्लास में कंप्लीट किया था। कल कोई क्लास नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। और आज हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे इकोनॉमिक जो सेक्शन है, यानी कि आर्थिक परिदृश्य, इसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग क्लास में बने रहिएगा, लगातार आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपडेटेड सेक्शन कहाँ से मिलेगा। अब जैसा आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अभी देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि वाला, तो ये वाला देखिए 27 अगस्त का, इट मीन्स कि ये लेटेस्ट प्रश्न है। इसी तरीके से सारे टॉपिक हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। आयकर अधिनियम, ये भी आपका जो है कि अभी लेटेस्ट आया हुआ है, 21 अगस्त 2025 से वैलिड हो रहा है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। लेकिन मेरे इसके बाद आप देखोगे कि सर यहाँ से तो हमने कोई टॉपिक पढ़ना ही नहीं शुरू किया, क्योंकि 30 मई का है मेरे भाई, और ये ऑलरेडी मैंने 15 जून से पहले वाले टॉपिक में पढ़ा दिया था। ये जो डीबीटी हस्तांतरण है, ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को भी कवर किया था। फिर बजट की बात करें, केंद्रीय बजट, ये सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए। कहाँ पर मिलेगा, जो इन टॉपिक के बाद मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, हाईलाइट वाली चीजें सारी पढ़ाऊंगा। इसकी पीडीएफ भी आज मैं पोस्ट कर दूंगा। उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल प्लेलिस्ट पर आओगे, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, ये हमारा YouTube चैनल है। यहाँ पर जब आप इसकी प्लेलिस्ट में आते हो मेरे भाई, तो यहाँ पर जब प्लेलिस्ट ओपन करते हैं तो आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलती है, आई दृष्टि करंट अफेयर 2025। इसको क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जब जुलाई में पेपर हुआ था आपका 27 जुलाई में, तो उस समय जो ईयरली करंट अफेयर्स आई थी, नेशनल, इंटरनेशनल, यूपी, इकोनॉमी सेक्शन, देखिए ये रहा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे आर्थिक, वैज्ञानिक परिदृश्य, और ये आपका संक्षिप्तियाँ। तो जब आप इस प्लेलिस्ट में आओगे, इस वीडियो में आओगे, जैसे ही आप इस वीडियो को क्लिक करोगे तो वहाँ पे सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, ये टॉपिक देख पाएंगे, भारत का डीबीटी जो है कि इसके बारे में सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ाई थी। देख रहे हैं, जून 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स ये इंक्लूड था। फिर इसी तरीके से आप और आगे आओगे तो पीएम मुद्रा योजना, फिर ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने है। बजट वगैरह ये देखिए चल रहा है, जिसमें कि इंजन की बात होती है, कृषि, एमएसएमई, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास। इसमें हमारा पहला ही टॉपिक है पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन। देखिए, पीएम स्वनिधि जो योजना थी ना, ये आपका जब कोविड-19 आया था तो आत्मनिर्भर भारत अभियान करके एक योजना शुरू करी गई थी, यानी एक अभियान शुरू किया गया था। उसी में जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, रेहड़ी पटरी मतलब क्या होता है, जैसे आपने गलियों में, दुकानों पे, रोड पे कहीं देखा होगा, जो ठेले पर सामान बेचते हैं, कोई फल फ्रूट बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई इस तरीके के काम कर रहा है, जिसके पास कोई अपना स्थायी दुकान नहीं है, वो एक ठेले पर बेच रहा है, रेहड़ी पे बेच रहा है। और जब कोविड आया था तो सबसे अधिक जो नुकसान हुआ था इन लोगों का भी हुआ था, क्योंकि ये बेचारे रोज कमाते थे, रोज खाते थे, और जब इनकी कमाई बंद हो गई तो खाने का दिक्कत हुआ। ऐसे में इनका रोजगार भी ठप हो गया। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार के द्वारा 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। कब शुरू हुई थी मेरे भाई, 1 जून 2020 को। तो अब तो कोविड का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और कोविड के इम्पैक्ट को देखते हुए भी अभी भी इस योजना को दोबारा पुनर्गठित किया गया कि ये योजना दोबारा और संचालित की जाएगी, और इसमें कुछ धनराशियों को बढ़ाया भी गया। तो आइए समझते हैं पूरी बात। यहाँ पर देखोगे कि 27 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण की अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। तो कुल मिला के ये योजना जो है 31 दिसंबर 2024 में खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसको और भी आगे बढ़ा दिया गया है। तो क्या बढ़ाया गया, क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, अब इस ऋण की अवधि को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया। यानी अब ये योजना पुनर्गठित करके कब तक चलेगी, 31 मार्च 2030 तक चलेगी, यानी फाइनेंशियल ईयर आपका जो 29-30 वाला रहेगा वहां तक। और इसके लिए टोटल व्यय किया जा रहा है 7,332 करोड़ रुपए। तो यहाँ से आपको देखना है कि नए 50 लाख लाभार्थियों को और टारगेट किया जाएगा, जिससे लगभग 1.25 करोड़ के आसपास लाभार्थियों को लाभ मिल जाएगा।
जाएगा, 1,15,00,000। तो पूरे भारत में हर स्टेट में जितने भी रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी थे उन सभी को टारगेट किया जा रहा है कि उन सभी को ये अवसर दिया जाए, ये योजना का लाभ दिया जाए। तो कितने नए लोग जुड़ेंगे? 50 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अच्छा, इसका जिम्मेदारी किसको दिया जाएगा? तो कार्यान्वयन की जिम्मेदारी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का मिनिस्ट्री और वित्तीय सेवाएं विभाग, इन पर संयुक्त रूप से होगी। ये दोनों ही मिलकर काम करेंगे राज्यों के सहयोग से। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, जब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई थी तब कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 रुपए के आसपास ऋण दिया जाएगा ताकि वो अपनी दोबारा छोटी मोटी जो बिजनेस है, जो ठेले पे काम करता था, बेचता था सामान, वो दोबारा शुरू कर ले। लेकिन अब उसे क्या किया जा रहा है, जो पहली किस्त मिलेगी अब उसे 15,000 रुपए की कर दी गई, जबकि पहले 10,000 रुपए थी, अब इसकी किस्त कितनी कर दी गई? 15,000। और जो दूसरी वाली किस्त थी जो पहले 20,000 हुआ करती थी, अब उसे बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिए गए। और तीसरा किस्त आपका 50,000 रुपए, यानी एक व्यक्ति 3 तरीके से अलग अलग लोन ले सकता था। पहले 10,000 रुपए का लेता था, 20,000 रुपए का लेता था और 50,000 का। अभी क्या किया, 10,000 वाले को 15,000 कर दिया, 20,000 वाले को 25,000 कर दिया और 50,000 वाली तीसरी किस्त को वैसे ही रहने दिया। यानी एक व्यक्ति अपने रेहड़ी पटरी के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये 3 प्रकार के किस्तों का प्रयोग कर सकता है, लोन ले सकता है सरकार से। तो ये पूरी प्रक्रिया थी, समझ में आ गया ये कि 31 मार्च 2030 तक चलेगी। अब आते हैं हम आयकर अधिनियम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इनकम टैक्स एक्ट। ये 2025 में जो है कि नया लाया गया है। इससे पहले अगर देखोगे 65 वर्षों के बाद रिप्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो आपका चलता था 1961 आयकर अधिनियम चलता था। ठीक है, तो ये कब से लागू हो रहा है नया वाला अधिनियम? देखिए 1 अप्रैल 2026 से, यानी अभी तो लागू नहीं हो रहा, अगले फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगा, क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 25-26 चल रहा है, जो 31 मार्च 2026 को कंप्लीट होगा। फिर 26-27 से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, उससे ये लागू हो जाएगा। तब सारे नियम कायदे आईटी के जो इनकम टैक्स के होंगे वो सारे इसके अकॉर्डिंग किए जाएंगे। 21 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति महोदय जी से मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून का रूप ले चुका है। अब यहाँ पर हम और बातें देखते हैं। देखिए पुराना जो आयकर अधिनियम था वो कौन सा था? 1961, इसको रिप्लेस किया जा रहा है। अच्छा, जब शुरू में ना फरवरी में जब पेश किया गया था लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उस समय क्या किया गया था कि संसदीय प्रवर समिति को भेजा गया था ये चेक करने के लिए, सारे इस पर सिफारिश करने के लिए। तो उस समय बैजयंत पांडा जी उस प्रवर समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बैजयंत पांडा जी। अच्छा, कॉमेंट करके बताना इस समय इनको कौन सी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जैसे 3 ऑप्शन देता हूँ, प्राक्कलन समिति है, लोकलेखा समिति है, सार्वजनिक उपक्रम की समिति, इनमें से किसका इनको अध्यक्ष बनाया गया था? तो इन्होंने लगभग 4500 पेज की लगभग 285 सिफारिशें दी थी, तो प्रवर समिति के अंतर्गत दिया गया था। और इन्होंने मतलब इसमें जो नया जो तैयार किया गया है, अब अगस्त में दोबारा जब पेश करके पूरा फाइनलाइज किया गया, तो 536 धाराएं हैं, 23 अध्याय हैं और 16 अनुसूचियां। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी हो सकता है और पीसीएस के लिए भी, कि नए वाले आईटी एक्ट में, यानी इनकम टैक्स वाले जो आयकर अधिनियम है, उसमें 536 धाराएं हैं, 23 अध्याय हैं, 16 अनुसूचियां, जबकि पहले क्या थी, 800 से अधिक धाराएं होती थी। तो ये चेंजेस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ कि अब इसको टैक्स ईयर की परिभाषा के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि पहले जो अधिनियम था 1961 उसमें 2 अलग अलग वर्ड यूज होते थे। एक होता था पिछला वर्ष और एक होता था निर्धारण वर्ष, यानी एक असेसमेंट ईयर होता था, एक लास्ट ईयर होता था। जिस साल आप असेसमेंट कर रहे हो उसमें लास्ट ईयर की कितनी अमाउंट हुआ, क्या ट्रांजेक्शन हुआ, वो सारी चीज, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता था, ओवरलैप हो जाता था। अब इसको केवल टैक्स ईयर के नाम से दिया जाएगा कि भैया टैक्स ईयर 2025-26, टैक्स ईयर 2024-25, टैक्स ईयर 2023-24। तो इसमें कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, बस आपको ईयर बताना होगा और टैक्स ईयर के नाम से रहेगा। ध्यान देना, टैक्स ईयर की अवधि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की होगी, जो पहले से ही चली आ रही है, क्योंकि हमारा कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक कंप्लीट होता है, तो ये चलेगा ही चलेगा। अभी यहाँ पर आय की गणना और कर देता दोनों ही अब टैक्स ईयर के रूप में होगी, मतलब कि आपकी जो इनकम है वो 24-25 में कितनी हुई और आपको टैक्स कितना देना है 24-25 का, वो दोनों ही अब टैक्स ईयर के नाम से ही काउंट होगा। अब कोई पिछला वर्ष या निर्धारण वर्ष के नाम से ऐसा कोई शब्दावली प्रयोग नहीं की जाएगी। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा प्रमोशन है इसका। अब यहाँ पर बात करेंगे कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मेरे भाई की अवधि की तैयारी अवधि के रूप में अभी इस दौरान 1961 का अधिनियम और 2025 का अधिनियम दोनों समानांतर रूप से संचालित होंगे। अब बात को ध्यान दो, नियम क्या कह रहा है कि भैया ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन अभी जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, क्योंकि उसके बाद 1 अप्रैल से लागू होगा, इस समय तक किस नियम के अनुसार काम करें? तो इस समय तक हम 1961 के अधिनियम, साथ ही साथ जो नया 2025 का अधिनियम बना है, दोनों में समन्वय स्थापित करके पैरेलल रूप से यूज करेंगे धीरे धीरे करके, ताकि हम
एकदम से तो ड्रास्टिक रूप से चेंज नहीं कर सकते, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था जो है कि आयकर अधिनियम के साथ चल रही है, तो एकदम से हम चेंज नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे हम 1 साल का समय लेते हुए धीरे धीरे इसको कन्वर्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे अपने को। बात समझ में आ गई यहाँ पे। चलो अब हम चलते हैं अगले एक पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट है, ये है आपका जीएसटी। जीएसटी की देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लगातार चर्चा में चला ना कि 22 सितंबर 2025 से जो जीएसटी में कटिंग की गई है, यानी कि 18% की जीएसटी को जो है कि कम करके 5% पे ला दिया गया, या 5% वाली को 0 कर दिया, 28 वाले को 18 कर दिया। तो इसको जो है कि बचत उत्सव के रूप में सरकार दिखाना चाह रही है, जबकि पिछले 8 सालों में जो लूट हुई थी इससे 217 लाख करोड़ रुपए की, उसका कोई हिसाब नहीं है भाई। जब हम ही को जो है कि आप लूट रहे थे और दोबारा आप हम ही को छूट दे रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं की गई है सरकार के द्वारा। लेकिन यहां पर यह एक प्रश्न बन सकता है कि इस प्रक्रिया को कौन सी जीएसटी बैठक में शुरू किया गया था। तो देखो जीएसटी की जो 56वीं बैठक थी, इसकी सिफारिश के अनुसार प्रक्रिया शुरू की गई। यहां पर जब 56वीं बैठक बैठती जीएसटी काउंसिल की, जिसमें आपके केंद्रीय गृह मंत्री बैठते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री बैठते हैं जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इसमें स्टेट के भी मिनिस्टर बैठते हैं, तो ये सारी चीजें। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में व्यापक दर युक्तिकरण और प्रक्रिया सुधारों की सिफारिश की गई, और ये आधार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 15 अगस्त 2025 को आज़ादी के अवसर पे नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार वाले वक्तव्य को कहा कि अब हमारा 8 साल के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है जीएसटी सुधार रिफॉर्म्स को, उसी को बेस बनाते हुए 56वीं बैठक की कमेटी बैठी थी। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि जो अभी जीएसटी सुधार हो रहा है वो कौन सी बैठक में हुई, तो 56वीं बैठक में हुई। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना कि किसी भी प्रकार का बीमा, चाहे वो निजी जीवन का पॉलिसी बीमा हो, हेल्थ बीमा हो, चाहे टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो, किसी भी प्रकार का हो, उन सब पे जीएसटी से छूट दे दी गई, यानी कि नो जीएसटी, 0% आपकी जीएसटी कर दी गई सारे प्रकार के इंश्योरेंस। अभी आप देख भी रहे होगे तमाम अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंश्योरेंस के लिए प्रमोशन किया जाता है, वहाँ दिखाया जा रहा है कि 0% जीएसटी लगाई जा रही है। तो इंश्योरेंस जो है कि अब 0% में आ गया। इसमें अब टोटल 3 प्रकार की जीएसटी रेट रहेंगी मुख्य रूप से। पहले क्या था, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इस प्रकार की टैक्स रेट थी। अब इनको घटाकर केवल 2 मेजर टैक्स रेट रह गई हैं। एक आपकी 18% वाली रहेगी और एक आपकी 5% वाली रहेगी। कुछ ऐसे भी गुड्स हैं जैसे सिगरेट वगैरह हो गए, जो मादक पदार्थ हो गए, उनको भी रखा गया, लेकिन उनको 40% की जीएसटी में। लेकिन ये रेगुलर जीएसटी नहीं है, ये कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट ही रहेंगे, विशेष डिमेरिट रेट रहेगी। तो कुल मिला के एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा तो 3 रेट आपको बतानी 5%, 18% और 40%। तो 3 जीएसटी रेट रहेंगी। मेजर जो है कि फोकस 5 और 18% पे रहेगा। अब यहाँ पर देखोगे लगभग सभी खाद्य पदार्थ, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, चाहे वो पैकेज्ड आइटम हो, चाहे वो ओपन आइटम हो, इन सभी पे जीएसटी को घटा के 5% कर दिया गया। पहले 12 और 18% थी कुछ अलग अलग प्रोडक्ट पे। तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं अब वो सभी 5% पे आ गए हैं। और तो और सेवाओं और वस्तुओं पर अब जीएसटी की जो दरें बदलाव की गई हैं वो 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। ये ध्यान रखना। कब से लागू होंगी? 22 सितंबर 2025 से, जो कि ऑलरेडी लागू हो चुकी है आपकी। चलो अब हम चलते हैं आपके अगले टॉपिक पे, जो हमारा रहेगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि ये अगस्त 2014 में यह योजना शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी योजना थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, स्पेशली महिलाओं के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, जिससे उनकी बचत दर जो है कि बेहतर नहीं थी। तो बचत को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट देने के लिए 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन पहल के रूप में शुरू की गई। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए जिसको हमको पढ़ना है। जैसे 13 अगस्त 2025, ये लेटेस्ट है, अभी तक लगभग 56.16 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस खातों में सबसे नंबर 1 पे यूपी है, क्योंकि पूरे भारत में यूपी में लगभग 10 करोड़ के आसपास, जो है कि जनधन अकाउंट खोले जा चुके हैं। सबसे अधिक यूपी में है, तो रैंक 1 यूपी कर रहा है। अच्छा, इस पूरे खाते में अगर हम बात करें कि 56.16 करोड़ जो खाते हैं, यानी कि 56.16 करोड़ जो खाते हैं, इनमें अब तक की जो टोटल जमा की गई धनराशि है वो 2,67,756 करोड़ रुपए तक का पहुंच चुका है। यानी इतना बड़ा अमाउंट लोगों ने जो है कि बैंक में जमा किया, जब उनके पास बैंक अकाउंट बना। नहीं तो पहले क्या होता था, बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं थे, कुछ ही लोगों के पास बैंक अकाउंट हुआ करते थे। अब मेरी बात को अतिशयोक्ति मत लेना, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि जैसे बहुत सारे ग्रामीण जो महिलाएं थी, जो बुजुर्ग महिलाएं थी, जो युवा थे, जो एजुकेशन कर रहे थे, उनके पास भी बैंकिंग अकाउंट नहीं होते थे। मेरे पास भी था, लेकिन मैं और भी लोगों की बात बता रहा हूं।
अब यहाँ पर देखना है कि यार सबसे अच्छी बात पता है क्या, महिलाओं का सशक्तिकरण एक सही तरीके से हुआ। 13 अगस्त 2025 तक जो बताया गया कि लगभग 56.16 करोड़ जो खाते हैं, इसमें 55.7% यानी लगभग 31.31 करोड़ खाता धारक तो केवल महिलाएं हैं, यानी फीमेल के ही लगभग 55% अकाउंट है, और जिसमें से भी 66.7% तो ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। तो एक बड़ा जो है कि लैंडमार्क जो है कि योजना तैयार हुई, जिसने बहुत बड़ा वित्तीय समावेशन चेंज किया। साथ ही साथ इसमें जो है कि जिन लोगों के नाम पे आधार मतलब जनधन अकाउंट ओपन किया गया था, उनको एक रुपए डेबिट कार्ड भी दिया गया है, यानी कि एक डेबिट कार्ड एटीएम भी दिया गया है। और तो और इमरजेंसी पड़ने पर आप अपने बैंक से ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी ले सकते हैं, जो कि 10,000 रुपए की। जब ये योजना शुरू की गई थी 2014 में, तब उस समय इसमें केवल 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट लिमिट दी गई थी कि आप इमरजेंसी पड़ने पर आपातकाल की स्थिति में आप अपने बैंक से अतिरिक्त लोन ले सकते हैं एडवांस में 5,000 रुपए का। लेकिन अभी ओवरड्राफ्ट की सीमा कितनी हो गई, 10,000 रुपए कर दी गई। और प्रधानमंत्री जनधन योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। तो ये बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। रोजगार के नाम पे तो देखो वर्तमान केंद्रीय सरकार मोदी सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है, बिल्कुल फेल हो चुकी है। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, हर सेक्टर में गिरावट देखने को मिली रोजगार के स्तर पर। वो कहते हैं ना कि आपके कागजों में जो है कि शहर का माहौल गुलाबी है ना, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो वही बात है कि कागजों में भले आपने बहुत अच्छे अच्छे आंकड़े दे दिए हो, लेकिन असल में जमीनी स्तर पर वो हकीकत नहीं है। बात करते हैं रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की 5 प्रमुख योजनाओं के पैकेज के तहत की गई थी। अर्थात जब बजट पेश किया गया था 2024-25 यानी कि लास्ट ईयर वाले बजट की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव जो रोजगार से संबंधित 5 प्रमुख योजनाएं थी ना, उसी में एक योजना ये भी है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। अब इस योजना का कुल बजट कितना, लगभग 99,446 करोड़ रुपए बजट है, और जिसका लक्ष्य है कि अगले 2 वर्षों में हम लगभग 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेंगे। तो ये जो है कि इनका कुल बजट हो गया। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में और भी इंपॉर्टेंट, जैसे केंद्रीय बजट 2024-25 में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2025 से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के रूप में लागू होगी। तो आपसे अगर पूछा जाए कब ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना किस बजट में आई, 2024-25 में, कब से ये लागू हो रही है, तो 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुकी है। और इसमें 2 भाग शामिल थे। जैसे भाग ए पहली बार ईपीएफओ यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिस होता है उसमें पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों पर केंद्रित है, और दूसरा भाग भी जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो नियोक्ता जो कि एम्प्लॉय को हायर करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड है। तो ये 2 प्रकार की योजनाएं इसमें शामिल होती है। तो कुल मिला के यही बेसिक फैक्ट था जो मुझे आपको बताना था। अच्छा, एसडीजी जो राष्ट्रीय संकेतक रेखा जो प्रगति वगैरह है, ये कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। बहुत आंकड़े भरे हुए थे जो आपको याद भी नहीं होगा। अगर मन होगा तो आप पढ़ लेना, मैं ये पीडीएफ क्लास के बाद आज इसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, और नेशनल इंटरनेशनल का ऑलरेडी जो है कि मैंने पोस्ट कर रखा है। चलो अब हम बात करेंगे आगे। क्या लिख रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे IREDA इरेडा बॉन्ड को धारा 54EC के तहत लाभ का कर मतलब के तहत कर लाभ का दर्जा दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, भारत सरकार ने 9 जुलाई 2025 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से बताया कि जो IREDA के बॉन्ड्स को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54EC के तहत लंबी अवधि की निर्दिष्ट संपत्ति का दर्जा प्रदान कर दिया गया है, और अब भूमि भवन की बिक्री से निकले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 54EC छूट पाने के लिए आपको इरडा बॉन्ड में निवेश भी किया जा सकेगा। मतलब क्या हो गया, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो आपको याद होगा कि पिछली बजट में जो है कि केंद्र सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना किया, 12.5 से 15% और एक 20% तक कर दिया था, याद होगा पिछले बजट में। तो इसी में कह रहा है कि अगर अब आप भूमि या भवन की बिक्री कर रहे हो और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर आप उस पर टैक्स से छूट लेना चाहते हो, तो आपको इरडा निवेश में भी बॉन्ड्स में निवेश किया जा सकेगा, और आपको जो ITC जो एक्ट है 1961 इनकम टैक्स, उसमें आप 54EC के माध्यम से छूट ले सकोगे। लेकिन इसमें कुछ और भी पैटर्न दिए हुए कि कितना अमाउंट तक आप छूट लोगे, क्या क्या रहेगा। इसमें कह रहा है कि निवेश की सीमा 2 स्तर की रहेगी। इरडा में अगर आपको करना है इरडा बॉन्ड में, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप 50 लाख रुपए से अधिक का निवेश नहीं करोगे। अगर उससे अधिक का करोगे तो अधिक वाली अमाउंट पे क्या होगा, टैक्स लगेगा। दूसरा हस्तांतरण वाले वर्ष और अगले वर्ष दोनों को मिलाकर भी कुल 50 लाख रुपए से अधिक का निवेश नहीं हो सकता है इरडा बॉन्ड्स में। और ध्यान देना,
54 ईसी बॉन्ड्स पर प्राप्त ब्याज आयकर योग्य होती है। यानी अगर इस बॉन्ड्स पे आपको जो भी ब्याज मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, वो टैक्सेबल अमाउंट होती है। ध्यान देना, जिस भी बॉन्ड्स पर आप लेते हो तो उस पर टैक्सेबल अमाउंट होता है, लेकिन अगर 50 लाख रुपए के अंदर ही अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो टैक्सेबल अमाउंट से फ्री हो जाएगा। लेकिन किस में कर रहे हो? इरडा बॉन्ड्स में कर रहे हो। तो क्लियर हो गई बात, यही चीज इसमें कही गई है। अब हम आगे चलते हैं। S&P ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को बढ़ाकर BBB कर दिया, यानी ट्रिपल बी कर दिया। सबसे पहली बात, S&P क्या है सर? तो स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये ग्लोबल रेटिंग्स है, यानी कि विश्व के स्तर पे तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को रेटिंग प्रदान की जाती है। और जितने भी इन्वेस्टर होते हैं ना मेरे भाई, जितने भी निवेशक होते हैं विदेशों के या बड़ी बड़ी कंपनियों के जो निवेशक होते हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था को आके यहाँ ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार कैसा है, मानव संसाधन कैसा है, स्किल्ड है कि नहीं है, ये सब नहीं आके देखते हैं। वो केवल जो स्टैंडर्ड जो लेवल की आपकी जो रेटिंग एजेंसी होती है, जैसे S&P हो गया, क्रिसिल हो गई, इकरा हो गया या फिच हो गई, जो वर्ल्ड लेवल पर रेटिंग प्रदान करेंगी, उनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भैया इसने भारत की अर्थव्यवस्था को क्या रेटिंग दिया। अगर उसने सही रेटिंग दी है यानी पॉजिटिव है, तो वो भारत में आके इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो वो नहीं करते हैं। वो पूरी अर्थव्यवस्था को आके ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो यहां पर भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, इन्होंने 14 अगस्त 2025 को जो पहले ट्रिपल बी माइनस करके थी, अब उसे BBB कर दिया, यानी कि ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी कर दिया। अर्थात कहीं ना कहीं ये सकारात्मक परिवर्तन है और ये बेहतर है। और अल्पकालिक रेटिंग को A3 से A2 कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि S&P ने इस बार इंडियन इकोनॉमी को बेहतर रेटिंग दी है, जिससे इन्वेस्टर यहाँ पे आकर्षित हो सकेंगे। और तो और बताया कि दीर्घकालिक जो आउटलुक है उसे स्टेबल रखा है, ठीक है। और ये 2007 के बाद लगभग 18 वर्षों में पहली बार था कि S&P ने अपना जो है कि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए दिया है। तो बात समझ में, डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि S&P ने अभी भारतीय अर्थव्यवस्था को या सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को क्या रेटिंग दिया? तो ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी कर दिया गया और A3 से A2 कर दिया गया। क्लियर। अब हम आते हैं, इन्होंने कुछ और भी आंकड़े दिए एजेंसी ने। S&P एजेंसी कहती है कि वित्त वर्ष 2022 से 24 के दौरान भारत की औसत वास्तविक GDP जो है 8.8% रही है, जो कि एशिया प्रशांत में सर्वाधिक है। ध्यान देना, किसी 1 ईयर की नहीं है, ये औसतन निकाला गया है कि वास्तविक GDP यानी रियल GDP जो है वो 8.8% रही, जो कि पूरे एशिया पैसिफिक कंट्रीज में सबसे अधिक है ये। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो पूंजीगत व्यय है वो 11.21 लाख करोड़, जो कि GDP का 3.1% निर्धारित किया गया है। और केंद्र और राज्य मिलाकर सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटे को फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 7.3% से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2029 तक 6.6% रहने का अनुमान है। तो ये पूरा का पूरा जो लेखा जोखा प्रदर्शित हो रहा है, ये S&P ने जो है कि पेश किया है। तो इन्होंने बता दिया कि जो भारत सरकार पूंजीगत व्यय खर्च कर रही है लगभग 11.21 लाख करोड़ का, जो कि पूरी GDP 3.1% है। तो ये भी अच्छा है। और फाइनेंशियल ईयर का जो घाटा है, राजकोषीय घाटा, वो धीरे धीरे हम 7.3 से 6.6 तक लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ फिच नाम की भी एक इंटरनेशनल जो है कि रेटिंग एजेंसी है, इसने भी 25 अगस्त 2025 को भारत की रेटिंग को ट्रिपल बी में स्टेबल ही रखा, यानी इसने कोई सुधार नहीं किया, ट्रिपल बी माइनस में ही रखा है। S&P ने जो है कि ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी में ला दिया है। तो ये चीज समझ में आ गई, बात क्लियर हुई मेरे दोस्त। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि आपका अगला जो टॉपिक है SDG, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि नीति आयोग तो पूरे देश भर के लिए जो है कि SDG लॉन्च करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राज्यों की रिपोर्ट वगैरह आती है। लेकिन यहाँ पर इसने नॉर्थ ईस्ट के जो 8 राज्य होते हैं उन सभी के लिए अलग से की। ध्यान देना कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि 7 सिस्टर्स, लेकिन 7 नहीं, यहाँ पे सिक्किम को भी इंक्लूड करके पूरे 8 राज्यों का एक अलग डेटाबेस तैयार किया गया SDG की रिपोर्ट पर। और इसी तरीके से याद होगा मैंने पढ़ाया था कि पंचायत उन्नति जो पहली बार 2022-23 के डेटा पे कलेक्ट किया जा रहा है और जिसमें भी SDG की उपलब्धियों को देखा जा रहा है, जिसमें लखनऊ की जो है कि हमारे राज्य में सबसे बढ़िया थी, तेलंगाना की बर्नपुर सबसे बढ़िया थी, गुजरात जो है कि सबसे अधिक जो है कि मतलब पंचायतों को लेकर आगे चल रहा है। तो ये पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया था। तो तीनों स्तर पे अब SDG की बात हो रही है, एक नेशनल लेवल पे, एक नॉर्थ ईस्ट लेवल पे, एक ग्राम पंचायत के स्तर पे। चलो शुरू करते हैं टॉपिक को। नीति आयोग के द्वारा जुलाई 2025 में उत्तर पूर्व क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य यानी नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया गया। ये पिछली बार से ही शुरू हो चुका है। अच्छा, इसका निर्माण कैसे करता है नीति आयोग? देखो, नीति आयोग तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय जो मंत्रालय है वो
उसके साथ संयुक्त रूप से साथ ही साथ यूएनडीपी के तकनीकी सहयोग के माध्यम से इसको विकसित किया था। तो इसमें 3 लोगों की हिस्सेदारी हो गई। नीति आयोग तो जारी कर ही रहा है, तो नीति आयोग की टीम हो गई, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की टीम हो गई और यूएनडीपी की तकनीकी टीम हो गई। ये तीनों लोगों ने मिलकर पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों के लिए जिला स्तरीय एसडीजी प्रगति दी है। यानी प्रत्येक जिले की क्या स्थिति है, यहाँ पे राज्यों में भी पूछा जा रहा है कि भाई उन जिलों की स्थिति क्या है। तो सबसे अच्छी बात है कि इन टोटल 8 राज्यों में जो 131 जिले कंप्लीटली आते हैं, उनमें से केवल 121 जिलों ने जो है कि पार्टिसिपेशन किया, 92% लगभग जो है कि शामिल हुए। तो 131 जिले आते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट कितने जिलों ने किया, 121 जिलों ने। और सबसे बेहतर जो परफॉर्मेंस अगर बात करें तो आप देखोगे कि अचीवर और एस्पिरेंट यानी कि बिगिनर और फाइनल जो अचीवर है, इस श्रेणी में कोई भी जिला नहीं है। लेकिन 85% जिलों यानी कि 103 जिले फ्रंट रनर की लिस्ट में आते हैं और 18 जिले परफॉर्मर की लिस्ट में आते हैं। तो कह सकते हो कि परफॉर्मर जो है कि सेकंड लास्ट होता है, क्योंकि सबसे लास्ट एस्पिरेंट होता है, सबसे बेस्ट अचीवर होता है, उसके बाद फ्रंट रनर होता है, सबसे आगे जो दौड़ रहे होते हैं अग्रणी। तो कह सकते हो कि 121 में से 103 जिले जो है कि फ्रंट रनर की लिस्ट में। और उसमें भी अगर हम स्टेट के जिलों की बात करें तो मिजोरम का हना हथियाल जो कि 81.43 स्कोर के साथ सबसे उच्चतम रहा, वहीं सबसे कम स्कोर के अरुणाचल प्रदेश को लोंगडिंग को जो है कि रहा। तो ये आप बता सकते हो कौन सा जिला सबसे बेस्ट रहा और कौन सा जिला सबसे कम परसेंटेज पे रहा। अब आगे देखते हैं भारत की आर्थिक प्रगति, तेज विकास दर के संकेतक और स्थिरता का संतुलन। यहां पर अगर आप देखोगे जुलाई 2025 में भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में देश की रियल जीडीपी वृद्धि दर 6.5% अनुमानित की गई है। आप समझना मेरी बात को, अभी हमने पढ़ा कि एसएनपी का सर औसतन 8.8% बताया गया रियल जीडीपी का, लेकिन वो 2022 से 24 का पूरा एक औसतन था। यहाँ पर केंद्र सरकार आपको एक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बताती है कि देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% अनुमानित है। और ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि भारत सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी कितनी तय की गई है, तो 6.5% अनुमानित की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत को वैश्विक उज्जवल बिंदु बताते हुए अनुमान लगाया कि भारत 2025 में 6.3%, 2026 में 6.4% की दर से वृद्धि करेगा। ये रिपोर्ट किसने दी, यूएन ने दी है कि वर्तमान में विश्व में उज्जवल बिंदु के रूप में जो है कि भारत को देखा जा रहा है, जिसकी जीडीपी रेट कितनी होगी 2025 में 6.3 और 2026 में 6.4। और तो और बीते वर्ष जो नॉमिनल जीडीपी थी वो 9.9% की वृद्धि रही और रियल जीडीपी में 6.5% की वृद्धि रही। तो ये चीजें हो गई बीते वर्ष का मतलब पिछले वर्षों में। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसी दौरान हम एफडीआई के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न मेरे भाई हर साल एक ना एक प्रश्न आता ही आता है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना मेरे भाई एफडीआई के बारे में। क्या पढ़ना है, देखो 2024-25 के दौरान जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई इक्विटी प्रवाह वाले शीर्ष 5 देश, ऐसे कौन से 5 देश थे जिसने सबसे अधिक भारत में क्या किया, एफडीआई लेकर आए। तो नंबर 1 पे आपको मैंने हमेशा बताया कि सिंगापुर है। जब भी मैंने टॉपिक ऐसा पढ़ा है जिसमें एफडीआई की बात हो या आसियान की बात हो या सिंगापुर की बात हो या मॉरिशस की बात हो, तो मैंने वहां पे इस पॉइंट को जरूर डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने लेक्चर पूरे इत्मीनान से ध्यान से सुना होगा तो सिंगापुर 29.87%, मॉरिशस 16.68%, यूएस 10.91%। तो टॉप 3 अगर हम देशों की बात करें लिस्ट की, तो सबसे अधिक सिंगापुर के द्वारा एफडीआई आती है, फिर मॉरिशस के द्वारा एफडीआई आती है, फिर यूएसए के द्वारा एफडीआई आती है। तो ये 3 प्रमुख देश हैं जो हमारे यहाँ एफडीआई लेकर आते हैं। अब एक और बात आती है कि सर किन क्षेत्रों में एफडीआई आती है, अगर ये पता चल जाए, बिल्कुल सबसे अधिक एफडीआई सेवा क्षेत्र में आती है। कौन से में, सर्विस सेक्टर में आती है। दूसरे नंबर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में जो है कि एफडीआई आती है, और 3rd नंबर पे होता है ट्रेडिंग, और 4th नंबर पे होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा, इट मींस की नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये 4 मेजर सेक्टर है जहां पर एफडीआई सबसे अधिक आती है। तो किसमें किसमें आ रहा है मेरे भाई, पहले सर्विस सेक्टर में, दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, तीसरा व्यापार में, चौथा गैर पारंपरिक ऊर्जा में हमारे यहाँ एफडीआई आती है। टॉप 4 जो है कि क्षेत्र हो गए। अब अगर मैं राज्यों की बात कर लूं तो भैया सबसे अधिक जो एफडीआई आती है वो लगभग 40% के आसपास महाराष्ट्र में आती है, फिर कर्नाटक में आती है, फिर दिल्ली में आती है और फिर गुजरात में आती है। ध्यान रखना, टॉप 5 में यूपी का कहीं भी नामो निशान नहीं है कि टॉप 5 में कि सबसे अधिक एफडीआई यहाँ पे आ रही हो ना। 2024-25 में जो भी एफडीआई है, सबसे अधिक महाराष्ट्र में एफडीआई आई है, फिर कर्नाटक में, फिर दिल्ली में, फिर गुजरात में। सारी चीजें ठीक है। एफडीआई आने से पूरे भारत का जो
2025 यानी कि 20 जून 2025 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 697.9 बिलियन यूएस डॉलर है। अब मेरी बात ध्यान देना कि जब मैंने आरओ की परीक्षा से पहले केंद्रीय बजट पढ़ाया था, आपको यूपी बजट पढ़ाया था, तो वहां पे दो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए थे। एक बताया था कि दिसंबर 2024 तक 640 बिलियन डॉलर हो चुका था राजस्व, और मार्च 2025 तक बताया था मैंने, मार्च या मई 2025 तक बताया था कि 691 बिलियन डॉलर हो गया था। और आरओ की परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आ गया था कि भैया दिसंबर 2024 तक भारत का कुल फॉरेन रिजर्व कितना था? तो 640 बिलियन डॉलर था, और वही डायरेक्ट मैंने नोट्स में पढ़ाया था। एक मैंने स्टेट की फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पढ़ाई थी कि नीति आयोग ने जो जारी किया, जिसमें यूपी को 45.9 स्कोर मिला है। तो ऐसे जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको जरा फोकस किया करो। जब मैं फोकस करता हूं उन चीजों पे बल देता हूं, तो आप लोग उसको बिल्कुल इग्नोर मत किया करो। तो याद रखना कि 20 जून 2025 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 697.9 बिलियन डॉलर हो चुका है, और मई 2025 तक जो है कि 691 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर था। 691 याद रखना है। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे भारत का कुल निर्यात वर्ष अगर हम देखें 2024-25 में 824.9 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, जो कि सबसे अधिक अभी तक का हाईएस्ट स्कोर रहा है। यानी अगर हम 2024-25 की बात करें तो हमने तमाम देशों को तमाम चीजें निर्यात की होंगी, चाहे वो सर्विस को निर्यात किया हो, चाहे वो वस्तुओं को निर्यात किया हो, चाहे वो किसी भी देश को निर्यात किया हो, जो भी उससे हमारा फॉरेन करेंसी तैयार हुआ वो 824 बिलियन यूएस डॉलर का, जो कि अब तक का सबसे अधिक है। पिछले वर्ष 17,778 था, उसकी अपेक्षा 6.01% इस बार अधिक रहा। तो हम लोग निर्यात को भी धीरे धीरे अपना इंक्रीज कर रहे हैं। कितना निर्यात हुआ? 824.9 या 825 बिलियन यूएस डॉलर भी आप कह सकते हो। क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करते हैं वर्ष 2024-25 के दौरान जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ भैया। जीएसटी अब देखो 24-25 का दो, चाहे पूरे 8 साल का जो मैंने आपको बताया 2017 से लेकर 24 तक का, जिसमें 217 लाख करोड़ का हुआ। लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे केवल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। देखो मेरे भाई, मैं सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने वाले पॉइंट होते हैं, उन पे ज्यादा फोकस रहता है मेरा, क्योंकि ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन बनते भी हैं और पिछले साल बने भी हैं, उससे पहले भी बने हुए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर देख के ही समझ में आता है कि किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार के डाटा के साथ प्रश्न बन सकता है। अदरवाइज टॉपिक में तो बहुत कुछ डाटा दिया हुआ है, हम सारे डाटा को पढ़ने लगेंगे तो इकोनॉमी तैयार नहीं होगी, नेशनल तैयार नहीं होगा, करंट अफेयर्स तैयार ही नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ लिमिटेड चीजों के साथ चलोगे तो डेफिनेटली आपका तैयार होगा। और ये मैं एक बार नहीं, पिछले 3 सालों से लगातार कर रहा हूं, चाहे बिहार पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, आरओ पीसीएस हो, हमेशा यहां से शॉर्ट नोट से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर साल फंसे हैं, और अच्छे खासे। एक दो की मैं बात नहीं कर रहा, अगर 25 से 28 क्वेश्चन आ रहा है तो 20-22 क्वेश्चन डायरेक्टली फंस जाते हैं। पिछली कई वीडियो में आप देख के जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं वर्ष 2024-25 के दौरान जीएसटी का रिकॉर्ड संग्रह क्या हुआ भैया। 1 जुलाई 2025 को जीएसटी के 8 वर्ष पूरे हो गए हैं, और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। तो टोटल कलेक्शन कितना हुआ है? 30 जून 2025 को भारत सरकार के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें बताया गया 2024-25 में जीएसटी का कुल संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए था। कितना था मेरे भाई? 22.08 लाख करोड़ रुपए था, और जो कि वर्ष दर वर्ष प्रति वर्ष 9.4% के हिसाब से वृद्धि कर रहा है, ग्रो कर रहा है। 9.4% के हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। तो और अगर मैं बात करूं आपसे कि 2023-24 में संग्रह कितना था मेरे भाई, तो 20.18 लाख करोड़, 20.18 लाख करोड़ जीएसटी का 2023-24 में था। और इस बार कितना हुआ है, तो 22.08 लाख करोड़ 24-25 में हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। आगे हम बात करते हैं भैया भारत का विदेशी ऋण कितना है। ये रिपोर्ट अभी जारी हुई है 27 जून 2025 को, आरबीआई ने जारी की है कि भारत का विदेशी ऋण मार्च अंत 2025 तक, यानी एक अनंतिम रिपोर्ट दी है, फाइनलाइज नहीं है, लेकिन एक अनंतिम रिपोर्ट जारी की है आरबीआई ने। तो एक और बात, विदेशी ऋण के आंकड़े कौन जारी कर रहा है? आरबीआई कर रहा है, एक रिपोर्ट के द्वारा, जिसमें मार्च के अंत तक पूरा रिकॉर्ड दिया गया है। आरबीआई रिपोर्ट कहती है कि मार्च अंत 2025 तक भारत का जो विदेशी ऋण है वो 736 बिलियन यूएस डॉलर है। कितना है मेरे भाई? 736 बिलियन यूएस डॉलर भारत के ऊपर जो है कि ऋण हो चुका है। और मार्च के अंत 2025 तक विदेशी ऋण और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 19.1% है। यानी अगर हम जीडीपी को 100% मानते हैं तो उसमें 19.1% तो केवल ऋण वाले पैसे हैं। कितने? जो विदेशी ऋण है कितने हैं? 736.3 बिलियन यूएस डॉलर हैं। तो भैया अगर हमारी जो जीडीपी 100% चल रही है तो उसमें लगभग 19% तो हमारा ऋण से ही कवर हो रहा है। तो हमें उस ऋण को चुकाना तो पड़ेगा। तो एक्चुअल हमारी जीडीपी कितनी है? 80%। तो एक आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं कैसे मेजरमेंट किया जाता है।
बात समझ में आ गई मेरे भाई कि मार्च अंत तक 736.03 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसमें कि जीडीपी के साथ रेशियो बन रहा है 19.1%। अब आ जाते हैं ऋण की मुद्रा संरचना कि जो ऋण है हमारे ऊपर वो किन किन करेंसी में है। तो अगर हम बात करें अमेरिकी डॉलर के रूप में 54% के आसपास है, यानी ऐसे जो है कि जगह से हमने लोन ले रखे होंगे, ऐसे देश या ऑर्गेनाइजेशन से जहां पे उनको हमें रिटर्न किसमें करना है, डॉलर में ही करना है। वहीं भारतीय रुपए में जो है कि लगभग 31.1% है, फिर जापानी येन में 6.2 और एसडीआर जो कि स्पेशल ड्राइंग राइट। आप जरा ये बताइएगा कि एसडीआर मुद्रा किसके अंतर्गत आती है, क्या डब्ल्यूटीओ में आती है या आईएमएफ में आती है, ये कमेंट करके बताइएगा। इसमें 4.6। तो जितना भी हमारा ऋण है मेरे भाई उसमें अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी 54% है, भारतीय रुपए की 31 और जापानी येन की 6.2। अब हम बात करते हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, क्या हमने ये ऋण अपने खाना खाने के लिए लिया था या हमने ये ऋण जो है कि किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए लिया या किस काम के लिए लिया। तो देखो 34% हिस्सेदारी तो केवल लोन की है और विदेशी ऋण का ये सबसे बड़ा घटक है। ये लोन कौन सा है, जो हमने अपने यहाँ परियोजनाओं को चलाने के लिए विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन और देशों से केवल लोन लिए है मेरे भाई, ऋण लिया है कि भैया हमें कुछ पैसा दे दीजिए, हमें ये योजना को चलाना है। तो इसके लिए विदेशी ऋण का ये सबसे बड़ा घटक है, 34% की हिस्सेदारी है इसमें। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अब ये जो आप देखोगे सकल घरेलू उत्पाद के अंतिम उत्पाद जो है कि 30 मई 2025, तो ये हमने पहले की वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। फिर इस तरीके से भारत का ये जो डीबीटी वाला मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियो में, फिर इसी तरीके से आप फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को देखोगे या फिर आप यहाँ पर सुभद्रा योजना, ये केंद्रीय बजट है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने हाईलाइट नहीं की क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ सेम होता है, क्योंकि 3 महीने का हमें अपडेट पढ़ना होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए जरा, मैंने पीएम मुद्रा योजना के बारे में बता रखा है, ठीक है, ये सभी चीज़ें। फिर सेवा सुशासन गरीब कल्याण के जो है कि आपके 11 वर्ष हुए, इसको भी बताया है। फिर इसी के बाद आप यहाँ पर बजट को भी देख पाओगे कि जो मैंने अभी तक का बजट, देखो ये रहा टॉपिक, भारत का डीबीटी वगैरह, ये सारे टॉपिक मैंने वहाँ पे करा रखे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कवर कर लोगे मेरे भाई तो बेहतर होगा। और ये सारी क्लास मिलेगी कहाँ पे, ये सारी क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है आपको इसी में मिल जाएगी सारी की सारी क्लास जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता रखी थी। तो वहाँ पर आप इस तरीके का जो थंबनेल देखोगे, इस तरीके का जो थंबनेल है, जैसे संक्षिप्तियाँ, वैज्ञानिक पर्यावरण, आर्थिक करंट अफेयर, इसी में वो क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के टॉपिक। तो इसी तरीके से जो जो टॉपिक हमने नहीं पढ़े वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे क्लास में पढ़ा रखा है। तो ओवरलैप करने में मुझे कोई वो नहीं है कि मैं ओवरलैप करूँ और आप लोगों का समय वेस्ट करूँ। आप लोगों को जो पहले से आपने पढ़ रखा तो बस रिवीजन कर लीजिए। चलिए भैया आ जाते हैं हम लोग अब नए दस्तावेजों पर। अब यहाँ पर जो पहला टॉपिक था आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अप्रैल जून 2025, इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसको जो है कि छोड़ दिया। बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है और इसमें से जो भी मेन था वो ऑलरेडी मैंने पुरानी रिपोर्ट में पढ़ा रखा है। यहाँ पर हम बात करेंगे डिजिटल क्रांति की। भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति, आईएमएफ की रिपोर्ट में यूपीआई की वैश्विक अग्रणी भूमिका, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है और जिसमें कहता है कि भारत का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई का, वो दुनिया में सबसे अधिक अग्रणी रूप में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। पूरी जानकारी जानते हैं। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, जून 2025 के नाम से एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा था कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को मात्रा के संदर्भ में सबसे बड़ी खुदरा त्वरित भुगतान प्रणाली बताया गया। मात्रा का मतलब कि यूपीआई के माध्यम से कितने हजार करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है, उस हिसाब से जो है कि भारत जो है कि सबसे बड़ा जो है कि खुदरा व्यापार में त्वरित भुगतान प्रणाली अपनाता है। एक तो ये बात हो गई। यहाँ पे लिख रहा है कि यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल फास्ट पेमेंट प्रणाली बन गई हमारे यूपीआई जो है कि देश की, और भारत यूपीआई के जरिए तीव्र भुगतान करने वाले देश बन गया है। प्लस फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का वैश्विक रियल टाइम भुगतानों में 48.5% हिस्सेदारी दर्ज हुई है, जो कि मुख्य चालक जिसका कौन है, यूपीआई। यानी पूरी दुनिया में जो भी देश के नागरिक हो वो सारे के सारे अगर जितना भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते ना, उससे मिलाकर 48.5 अकेले भारत करता। और ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रिकॉर्ड है कि भैया अकेले आप ही कर लेते हो 48% पूरी दुनिया में, तो हम टॉप पर हैं इस समय। अच्छा, यहाँ पर क्या दिए, ये पर मंथ के ट्रांजैक्शन दिए जो कि जरूरी नहीं, मई 2025, जून 2025, जुलाई का, अगस्त का, ये जरूरी नहीं है, कब कितना पूछ ले कोई फिक्स नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं कि 31 अगस्त 2025 की स्थिति के आधार पर देखें तो जो यूपीआई है वो केवल भारत में ही नहीं, भारत सरकार के द्वारा 7 और अन्य देशों में यूपीआई की पहल को संचालित किया जा रहा है, जैसे यूएई हो गया, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस,
फ्रांस और मॉरिशस में भी सक्रिय है। और ध्यान देना कि इसका पहला यूरोपीय प्रवेश जो है कि फ्रांस 2024 में सबसे पहले इसने फ्रांस में प्रवेश किया था, यूरोप में। ठीक, अच्छा यहाँ पे अगर भारत से सीमावर्ती जो राज्यों को देखोगे, देशों को, तो भूटान में है, नेपाल में, श्रीलंका में है और मॉरिशस में। मालदीव में अभी सक्रिय नहीं है, ये ध्यान रखना। मालदीव में अभी बस समझौता हुआ है, अभी काम उस पर शुरू नहीं हुआ है। और अरेबियन कंट्रीज में जाओगे तो यही हो जाएगा, यूरोपियन कंट्रीज में आओगे तो फ्रांस हो जाएगा, आसियान कंट्री में आओगे तो सिंगापुर हो जाएगा। ये कुल 7 और अन्य देश हैं। अब चलते हैं हम सीपीआई, एएल और आरएल की श्रृंखला। देखो, जब भी आपका जो महंगाई वगैरह होता है या मुद्रास्फीति होती है, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है भाई हमारी, एक तो होती है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसके लिए प्रोफेसर रमेश दत्त की अध्यक्षता में जो इसका बेस ईयर मेरे भाई 2011-12 था ना, इसको चेंज करते हुए जो है कि 2022-23 को रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। मतलब कि ये बेस ईयर नया तैयार किया जाएगा डब्ल्यूपीआई का, और जो कि प्रोफेसर रमेश दत्त के नेतृत्व में जो है कि इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। एक तो ये पॉइंट हो गया। साथ ही साथ एक होता है सीपीआई, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, मतलब कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो हम लोग डेली यूज की जो भी चीजें खरीद रहे होते हैं ना, उससे पता चलता है कि भाई एक व्यक्ति पे किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए पहले कितनी क्षमता थी और अब कितनी महंगाई बढ़ गई है, इन सभी आकलन किया जाता है। और इसमें 4 कैटेगरी आती है, जैसे एक एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, रूरल लेबर होते हैं, इंडस्ट्रियल लेबर होते हैं, अलग अलग प्रकार के 4 कैटेगरीज आती है। तो वर्तमान में अगर आप देखोगे, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर यानी कि ग्रामीण श्रमिक, इन दोनों के लिए एक नई श्रृंखला प्रेजेंट की गई है। देखो, भारत में जीवन यापन की लागत और मुद्रास्फीति को मापने के लिए सीपीआई का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या परिवर्तन किया गया, ये आपको देखना है। अगर आप फोकस करोगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, देखो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो ने कृषि श्रमिकों यानी एग्रीकल्चर लेबर और ग्रामीण श्रमिक यानी कि रूरल लेबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को बदल दिया। जो अभी तक चला आ रहा था 2012 का, अब आधार वर्ष बदल के 2019 कर दिया। कितना कर दिया मेरे भाई? 2019। और इसको 100 आधार पॉइंट माना जाता है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखो कि अब इसके लिए एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, इनके लिए जो आधार वर्ष है वो 2019 रहेगा, जो जून 2025 से प्रभावी है। अब इसमें क्या होगा कि जब भी हम पुरानी कीमतों की गणना करेंगे तो 2019 के आधार पर देखेंगे कि 2019 में अगर कोई एग्रीकल्चर लेबर कोई वस्तु को 20 रुपए में खरीद रहा था, तो आज जो है कि जून 2025 के बाद वो कितने रुपए में खरीद रहा है। तो देखेंगे कि क्या उसके हिसाब से कितनी महंगाई बढ़ी, कितना उसको छूट मिली, कितना उसके लिए रियायत की जा सकती है, ये पूरी कैलकुलेशन की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है आपके आधार वर्ष की। तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये अगर पूछेगा तो आपको आधार वर्ष अब 2019 लगाना है। आगे बात करते हैं आधार वर्ष के संदर्भ में, पहले कृषि वर्ष यूज किया था, अब कैलेंडर वर्ष यूज किया जाएगा। और ये पूरे के पूरे 34 राज्यों के शासित प्रदेश को आच्छादित किया गया, जो केवल पहले 20 राज्य हुआ करते थे। नए आधार वर्ष में 2019 में खाद्य समूह का भारांश जो है कि घटकर 57.9% हो गया। देखो, सीपीआई में भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें भारांश होती है, ठीक है। जैसे डब्ल्यूपीआई में 3 भारांश होते हैं, उसी तरीके से सीपीआई में भी खाद्य होते हैं और लीकर सामान होते हैं, मादक द्रव्य पदार्थ होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो खाद्य समूह का जो भारांश है वो 57.9% हो चुका है वर्तमान में, और 56% जो है कि रूरल में हो चुका है। तो एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, और जबकि गैर खाद्य का जो है वो 42.1 और 43.4% हुआ है। ये क्रमशः एएल और आरएल के लिए है। तो अगर मैं कहता हूं ये चीजें याद ना भी रहना, तो एटलीस्ट इतना याद रखना कि 2019 जो है कि इसका आधार वर्ष बन चुका है। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक के। देखो, ये उपयोगिता वगैरह तालिका मैंने छोड़ दिया क्योंकि कुछ खास नहीं था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका राष्ट्रीय सहकारिता नीति, जो कि एक नीति को लागू किया गया है। देखो, वर्ष 2021 में सबसे पहले तो सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, और फिर सितंबर 2022 में नई सहकारिता नीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, जिसने 24 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय सहकारिता नीति का अनावरण किया गया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, और उस समय से ही आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास ही सहकारिता मंत्रालय है। और उसके बाद सितंबर 2022 से ही नई कमेटी बनाई गई कि भाई अब हमें सहकारिता एक नीति बनानी है। तो फाइनली 24 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय सहकारिता नीति का अनावरण किया गया। अच्छा, याद होगा रेलवे मिनिस्ट्री सुरेश प्रभु, ठीक है, अब तो खैर वो नहीं है उनके पास रेलवे मिनिस्ट्री। सहकारिता नीति निर्माण के लिए 48 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता सुरेश प्रभु कर रहे थे। कौन कर रहे थे अध्यक्षता? सुरेश प्रभु। इस नीति का उद्देश्य यह है कि जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं उनमें अधिक समावेशी, पेशेवर और भविष्य उन्मुख बनाना, ताकि उभरते हुए क्षेत्रों में उनका प्रवेश सुनिश्चित हो सके। तो एक तो ये इंपॉर्टेंस थी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हम इस नीति का लक्ष्य रखते हैं कि अगले 10 वर्षों में सहकारी क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान 3 गुना बढ़ाना, प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श सहकारी गांव यानी कि मॉडल कोऑपरेटिव विलेज भी विकसित किया जाएगा। ये इनके उद्देश्य हैं। तो सहकारी मंत्रालय आपका 2000 कब आया था यार?
2021 में, और फिर 2025 में आपकी सहकारिता नीति आ गई है, जो कि अगले 10 वर्षों में क्या कर रहे हैं कि भैया हम जीडीपी में इसके योगदान को 3 गुना बढ़ाना चाह रहे हैं, और एक आदर्श सहकारी गांव मॉडल कोऑपरेटिव विलेज भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम। इसमें अगर हम फोकस करते हैं तो बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम जो है, भारत में बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025 संसद के द्वारा पारित किया गया है। अब इस अधिनियम में फोकस ये करना है कि भैया किन किन में संशोधन होगा। सबसे पहले संशोधन हो रहा है आपका आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन किया जाएगा। बैंककारी विनियमन अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसमें चेंजेस होगा। एसबीआई स्टेट बैंक, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अधिनियम 1955 में चेंजेस होंगे। 3 तो ये याद रखने हर हाल में, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और एसबीआई एक्ट 1955। ठीक है, इसके बाद 2 और याद रखने, बैंककारी कंपनी जो उपक्रमों का अर्जन और अंतरण होता है, आर्टिकल 19 मतलब एक्ट 1970 और 1980। तो ये 5 अलग अलग अधिनियम है जिसमें हम संशोधन कर रहे हैं, और इस संशोधन अधिनियम के कई मुख्य प्रावधान अब 1 अगस्त 2025 से ही प्रभावी कर दिए गए हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें कही, देखो 15 अप्रैल 2025 को बैंककारी विधि संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित किया गया था, फिर जो है कि पारित वगैरह सारी प्रक्रिया की गई, और अब इसमें एक नया शब्द बढ़ा दिया गया, यानी कि एक नई परिभाषा जोड़ी गई। जैसे जो बैंकों के लिए पर्याप्त हित पहले से चला आ रहा था ना, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इसकी सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई, जो कि 1968 के बाद पहली बार बदली गई। उससे पहले से ही लगातार बेचारा 5 लाख चला रहा था। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये पर्याप्त हित क्या होता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, तो आइए समझते हैं। पर्याप्त हित किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या उसकी अवयस्क संतान के द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से कंपनी के शेयरों पर अदा की गई राशि फर्म की चुकता पूंजी के 10% या 2 करोड़ रुपए से अधिक होना। तो ये भी जो भी कम रहेगा, मतलब 10% या 2 करोड़ रुपए से अगर अधिक हो रही है तो उसको पर्याप्त हित कहा जाता है, जो कि सीमा बढ़ा दी गई है। और एक बड़ा चेंजेस क्या किया गया कि जितने भी सहकारी बैंकों के अध्यक्ष हैं और जो पूर्णकालिक निदेशक हैं, इनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो भी निदेशक हैं अब उनका अधिकतम जो कार्यकाल होगा 10 वर्ष का होगा, जो कि पहले 8 वर्ष का था। तो 8 वर्ष से बढ़ाकर कार्यकाल कितना कर दिया गया निदेशकों का, 10 वर्ष का कर दिया गया, केवल सहकारी बैंकों के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़ के। बाकी जितने भी बैंक रहेंगे उन सभी के जो डायरेक्टर्स होंगे 8 वर्ष की जगह 10 वर्ष तक लगातार कार्यकाल इनका बना रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति वक्तव्य। तो ये मैंने देख लिया है, ये चाहे लेटेस्ट वाली आप देख लीजिए जो अगस्त में आई हुई है या जून में जो आई थी, क्योंकि हर 3 महीने पर रिपोर्ट आ ही जाती है। तो सेम टू सेम हर एक चीज़ रखी गई, चाहे इसमें रेपो रेट की बात करें, रिवर्स रेपो रेट की बात करें या स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की बात करें, सारी रेट की परसेंटेज सेम वही रखी गई। तो कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है, सारी चीज़ें मैंने वहीं पर रखी हुई है। ठीक है, तो वो क्लास में मैंने जो पढ़ा है उसको आप पढ़ सकते हो। एक नेक्स्ट है यहाँ पे नमूना पंजीकरण प्रणाली सितंबर 2025 बुलेटिन। आप दिमाग देना कि आप लोगों ने, मैंने जब आरओ की परीक्षा से पहले इकोनॉमी की जो क्लास अभी यूट्यूब पर दिखाई थी, उसमें ऑलरेडी मैंने एक नमूना पंजीकरण प्रणाली पढ़ा रखी थी, क्योंकि जब उस समय जून तक का करंट अफेयर्स आया था तो उसमें आपका जो रिकॉर्ड था ना वो 2023 का नहीं था बल्कि 2022 का दिया हुआ था। और ये जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है जो आपकी सितंबर में आ रही है, इसमें रिकॉर्ड जितना भी दिया गया है ये किसका दिया हुआ है, ये आपका 2023 का रिकॉर्ड दिया। तो वो 2022 का रिकॉर्ड था, ये 2023 का है। तो हम 2023 वाले पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखोगे कि 3 सितंबर 2025 को रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार के द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन जारी की गई है। और इस बुलेटिन में जो आंकड़े जारी किए गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के, वो 2023 के संदर्भ में है, जबकि इससे पहले जो आया था उसमें 2022 का दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि सबसे कम शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है कि सबसे कम मणिपुर में, यानी 1000 बच्चों का अगर जन्म होता है तो उनमें से 3 बच्चे ऐसे हैं जो हेल्थ इश्यूज या किसी वजह से मर जा रहे हैं। और साथ ही सर्वाधिक जो शिशु मृत्यु दर हो रही है भैया वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और 37 हो रही है। और ध्यान देना, इन तीनों जगह ही बीजेपी की सरकार है, इन तीनों जगह में बीजेपी की सरकार है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे न केंद्र सरकार बहुत बड़ा योगदान कर रही है न राज्य सरकार कर रही है, केवल दिखावे के झुनझुना बजाते हैं बस ये लोग। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, जिसमें कि 37 बच्चे मर रहे हैं मेरे भाई 1000 में से, चाहे वो किसी भी वजह से लापरवाही जो भी हो, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी।
चलिए अब हम बात करते हैं पूरी की पूरी नमूना पंजीकरण प्रणाली की बात करते हैं। तो भैया जन्म दर की बात करें, बर्थ रेट है, देखो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, जन्म दर पढ़ेंगे, मृत्यु दर पढ़ेंगे, मातृ मृत्यु दर पढ़ेंगे, शिशु मृत्यु दर पढ़ेंगे, प्रजनन दर पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे 2023 के आंकड़ों के संदर्भ में। 2023 में 18.4 प्रति हजार जो है कि आ चुकी है जन्म दर, यानी 1000 बच्चों पर जो है कि ये क्या कह रहा है 18.4 प्रति हजार आ चुकी है। ठीक है, अब ये गिरावट आ रही है एक तरीके से। साथ ही साथ 2023 में भारत के बड़े राज्यों में अगर हम देखें तो सर्वाधिक जन्म दर किसमें है, बिहार में है 25.8, तो सबसे कम जो है कि तमिलनाडु में 12 है। हम यहाँ पे कंप्लीटली अगर हम पढ़ते हैं शीर्ष जन्म देने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो बिहार में औसतन 25.8 है, उत्तर प्रदेश में भी जो है कि 23.6 है, राजस्थान में 22.9 है। और अगर न्यूनतम जन्म दर वाले राज्यों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10.1 है, गोवा में 10.8 है, चंडीगढ़ में 11.81 है। तो अब आपको क्या समझ आया कि शीर्ष जन्म दर वाले राज्य कौन से होगा, बिहार 25.8, उत्तर प्रदेश 23.6, राजस्थान 22.9। ये तीन बड़े राज्य हो गए जहां पे जन्म दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। और न्यूनतम जन्म दर में आप पूरे ओवरऑल में देखोगे तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, फिर गोवा है, फिर चंडीगढ़ है। अब यहां पे देखो यही क्रम तो बनेगा। शीर्ष जन्म दर वाले ये 2022 का है, तो 2022 का आप पुराने रिकॉर्ड से ही पढ़ सकते हो, नहीं तो वही देखो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये वही सीरीज है जो आपके सामने दिख रही है। ठीक है, और न्यूनतम में भी वही है। अब हम बात करेंगे मृत्यु दर की भैया, तो मृत्यु दर में जो कि वर्ष 2023 में कितनी होगी 6.4 प्रति हजार, यानी 1000 में से 6.4 लोग जो है कि मर जा रहे हैं। इसमें बच्चों की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है। तो शीर्ष मृत्यु दर कहां पर हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में 8.3, ओडिशा में 7.7, पंजाब में 7.3, केरल में 7.2, ठीक है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 6.9 हो रही है। तो शीर्ष मृत्यु दर सबसे अधिक कहां पर हो रही है, छत्तीसगढ़ में 8.3, ओडिशा में 7.7, पंजाब में 7.3, ये याद रख लेना। बाकी अगर हम बात करें न्यूनतम मृत्यु दर की बात करते हैं तो इसमें जो चंडीगढ़ हो गया 4, दिल्ली मणिपुर 4.5, सिक्किम दादर नागर हवेली दमनदीप में 4.8, तो ये हो गया नॉर्मल मृत्यु दर। अब हम बात करेंगे बच्चों को लेकर, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि IMR जिसको हम बोलते हैं, वर्तमान स्तर यानी 2023 की अगर हम बात करें तो 1000 जीवित जन्म बच्चों पर 25 शिशुओं की मृत्यु हो जा रही है। भाई ये शिशु मृत्यु दर का औसतन है। अभी आपने पढ़ा कि सबसे कम मणिपुर में हो रही है। ठीक है, अब यहां पर देखो शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा, जहां पर सबसे कम मणिपुर में केवल 3 बच्चे, वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, 37 बच्चे मरते हैं। औसतन तो ये है राष्ट्र का 25 शिशु मृत्यु हो रही है। ठीक है, 25/1000 हो जाएगी। तो आ जाओ एक एक करके पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले 5 राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तीनों को देखा जाएगा तो 37 बच्चे मर रहे हैं 1000 में से, और मेघालय दूसरे नंबर पे आता है 34। लेकिन सबसे कम मृत्यु दर वालों की बात करें तो मणिपुर में केवल 3 बच्चों की मृत्यु होती है 1000 में से, लद्दाख में 4, केरल में 5। तो ये आंकड़े हो गए। अब आते हैं मात्र मृत्यु अनुपात। अभी हमने पढ़ा जन्म दर, पूरे भारत की मृत्यु दर पढ़ी, फिर जो शिशु मृत्यु दर थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब हम बात करेंगे मातृ मृत्यु दर, यानी कि जो मदर्स होती हैं, जो प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चों को जन्म देती हैं, उनमें भी कई ऐसी माताएं हैं जिनकी जान चली जाती है। तो MMR में भी उल्लेखनीय कमी हुई है। जहां 2014 से 16 के बीच में 130 हुआ करती थी, वहां अब ये घटकर 88 हो गई है। और ध्यान देना कि इनकी जब भी काउंटिंग की जाती तो 1 लाख पर की जाती। बच्चों में जो है कि 1000 पे की जा रही थी, जन्म दर 1000 पे की जा रही थी, मृत्यु दर 1000 पे की जाती थी। लेकिन मातृ मृत्यु दर की बात करेंगे तो मेरे भाई 1 लाख में से इस समय 88 महिलाओं की जो है कि मृत्यु हो रही है। तो आंकड़ा तो बहुत कम है, लेकिन एक व्यक्ति की भी मृत्यु अगर हो रही है तो इसके लिए जो है कि शर्म की बात है ये। ठीक है, तो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे अगर देखोगे कि अभी सितंबर 2025 का जो आंकड़ा जारी हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि नवजात मृत्यु दर जहां पे 2014 में 100 पर 26 थी, वहां 2023 में 1000 पे 19 हो गई, घट के। सर्वाधिक नवजात मृत्यु दर की बात करेंगे तो 27/1000 MP में हो रही है, और सबसे कम केरल में हो रही है 4/1000 में। अब कुल प्रजनन दर की बात कर लेते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2022 में और 2023 में, जो 2022 में 2 पर थी वो 2023 में 1.9 हो चुकी है। यानी नेशनल लेवल पर जो हमारा रिकॉर्ड था कि हमने एक टारगेट रखा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कि हम 2.2 से नीचे लेकर आएंगे, तो वो रिकॉर्ड हमारा बना है कि 2022 में हम 2 पर थे और 2023 में हम 1.9 पर हो गए। यानी एक महिला अपने जीवन काल में औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही थी, औसतन, और अब वो 2023 में एक महिला अपने जीवन काल में 1.9 बच्चों को जन्म दे रही है। अब आप कहोगे सर बच्चा है तो पूरा होगा, 1 होगा या तो 2 होगा, तो ये औसत निकाला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम स्टेट वाइज देखते हैं तो 2023 में TFR जो है कि सबसे अधिक बिहार का 2.8, यानी बिहार में एक महिला औसतन
औसतन 2.8 बच्चों को जन्म दे रही है, या इसे आम भाषा में कह सकते हैं 3 बच्चों को जन्म दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो 2.6 है इसका औसतन, यानी एक महिला अपने जीवन काल में 2.6 बच्चों को जन्म दे रही है। अब ये मत कहना कि सर 2.5 बच्चे जन्म कहाँ से होते हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, तो औसतन निकाला जा रहा है। तो जरा ये दोनों ही याद रख लेना टोटल फर्टिलिटी रेट को, ठीक है। अब पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण ये मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि इसके आगे के सारे टॉपिक्स ये मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिए थे पुराने वाले में, ठीक है। अब हम चलेंगे कृषि और संबद्ध क्षेत्र में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कृषि और संबद्ध क्षेत्र की बात करें तो भैया टॉपिक है आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दलहनों के विकास में तेजी लाने की रणनीतियां और मार्ग। नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने कहा है एक रिपोर्ट के माध्यम से कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर हम दलहनों का विकास कर रहे हैं और इसके लिए नई रणनीतियां और मार्ग अपना रहे हैं। हालांकि 2025-26 के बजट में भी दलहनी फसलों स्पेशली काला चना हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, इन दालों के उत्पादन पर बल देने के लिए एक दलहनी मिशन शुरू किया गया था। हम उसे भी पढ़ेंगे, लेकिन आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दलहन का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी, यानी कि जितना अधिक दाल का उत्पादन भी होता है उतना ही हम उपभोग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि नीति आयोग के द्वारा 4 सितंबर 2025 को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दलहनों के विकास में तेजी लाने की रणनीतियां और मार्ग नाम से एक रिपोर्ट जारी की। तो ये रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? नीति आयोग, जिसमें कहा गया है कि दलहन क्षेत्र का लगभग 80% जो उत्पादन होता है वो वर्षा आधारित क्षेत्रों पर होता है, जहां पर वर्षा पर निर्भरता होने के बाद हो रही है, और लगभग 5 करोड़ से अधिक किसानों और उनके परिवारों की आजीविका को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। अगर हम बात करें, रिपोर्ट ये कह रही है कि 2022-23 तक लगभग जो है कि 26.06 मीट्रिक टन प्रोडक्शन हो गया है और उत्पादकता भी बढ़ के 38% हो गई है। अब यहीं पर जो इंपॉर्टेंट है, ये केंद्रीय बजट 2025-26 में दलहन में आत्मनिर्भरता एक मिशन शुरू किया गया था। क्या था? दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन। डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि इनमें किन 3 प्रकार की दालों पर बल दिया गया है। तो अगर आप देखोगे, एक अरहर की दाल है और एक काला चना है और एक मसूर है। इन तीनों पर केंद्रित है ये वर्ष पहल, और ये 6 वर्षीय पहल है। यानी 6 वर्षों में, अगले 6 वर्षों में हम क्या करेंगे? अरहर, काला चना और मसूर, इनकी जो है कि उत्पादकता और उत्पादन दोनों में अति वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। ये 2025-26 में बजट में दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया। हालांकि ये उम्मीद है कि अगर दलहन उत्पादन में लगातार जो वृद्धि का अनुमान है, तो घरेलू आपूर्ति में 2030 तक 30.59 मीट्रिक टन हो जाएगा और 2047 तक जो है कि 45.79 मीट्रिक टन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और हम जो कि कृषि संबंधी जो सांख्यिकी रिपोर्ट है, इसको जो है कि आगे हटाते हुए हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा है कि बागवानी फसलों के क्षेत्र का उत्पादन। हालांकि ये रिपोर्ट भी मैंने उस क्लास में कंप्लीटली करा रखा है जो जून 2025 तक का करंट अफेयर था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं रिवाइज करा देता हूँ कि जो आंकड़े जारी किए गए किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 25 जून को जो आंकड़े जारी किए गए, जो कि किससे संबंधित है? द्वितीय अग्रिम अनुमान। तो आपको यही वैलिड मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि बागवानी फसलों का क्षेत्रफल विगत वर्ष की तुलना में 1.81 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 292.67 लाख हेक्टेयर हो गया। ध्यान देना, क्या कहा जा रहा है कि जो बागवानी फसलों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1.81 लाख हेक्टेयर से बढ़कर कितना हो गया? इस समय 292 लाख हेक्टेयर हो गया है। साथ ही बागवानी फसलों का उत्पादन में भी लगभग 3.6% की वृद्धि के साथ टोटल 3677.24 लाख टन हो गया है। तो बागवानी फसलों के उत्पादन की बात की जाए तो अगर एक इन शॉर्ट कहा जाए कि बागवानी फसलों पर कितने लाख हेक्टेयर पे उत्पादन हुआ 24-25 में, तो 292.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था। वहीं बागवानी फसलों का टोटल उत्पादन कितना हुआ? तो 3677.24 लाख टन इसका टोटल उत्पादन हुआ। तो ये बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे आगे देखते हैं मेरे भाई, इसमें कुछ मैंने आंकड़े इस तरीके के लिए हैं जो आपको पता रहे। जैसे फल उत्पादन में हम ये 24-25 का लेटेस्ट ही पढ़ रहे हैं, आपको कहीं अलग से नहीं पढ़ना है। आपको यही याद रखना है कि फल उत्पादन में अगर हम शीर्ष राज्य की बात करें तो सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर हम उत्तर प्रदेश आते हैं फल। अब फल में क्या सभी प्रकार के फलों को माना जा रहा है, केवल एक पर्टिकुलर अमरूद, पपीता, आम, केला इसकी बात नहीं की जा रही है, सभी फलों की बात की जा रही है। तो फल में आंध्र प्रदेश हो गया नंबर 1, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 उत्तर प्रदेश। अगर हम सब्जी उत्पादन में बात करेंगे तो भैया सब्जी तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होती है, और इवन की केंद्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र आपके वाराणसी यूपी में है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे सब्जी उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है सब्जी उत्पादन में। अगर आलू उत्पादन की बात करें तो भैया आलू का तो हमें पता है कि साउथ एशिया का जो रीजनल सेंटर है वो भी आपके आगरा में ओपन किया जा रहा है, ठीक है, हमने उसको भी पढ़ा था करंट अफेयर्स में। तो इसमें आप आलू में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। आम के उत्पादन में देखो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। अब देखो आम भी तो एक फल है, लेकिन आम हमारे यहाँ सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश, जबकि टोटल फलों की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये 4 आंकड़े याद रख लेना, फल के, सब्जी के, आलू के और आम के, ठीक है। ये लेटेस्ट है, यही वैलिड माना जाएगा आंसर की के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे खरीफ फसल के जो है कि एमएसपी वगैरह ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। प्रमुख फसलों का उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, तृतीय अग्रिम अनुमान जो कि पुरानी क्लास में पढ़ा रखा है, क्योंकि ये देखिए 28 मई 2025 का है, लेकिन यहाँ पे मैं रिवाइज कराता हूँ कि 28 मई 2025 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2024-25 के प्रमुख फसलों को खरीफ, रबी और जायद के उत्पादन के तृतीय अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं, और जिसमें बताया गया कि कुल खाद्यान्न का उत्पादन भैया 3,539.59 लाख टन अनुमानित है। कितना है मेरे भाई? 3539.59 लाख टन अनुमानित है। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये टॉपिक आप जो बीच में छोड़ रहे हो ये कैसे कवर करेंगे, तो भाई मैं फिर बता रहा हूँ, पहले इस पूरी क्लास को पढ़ लो, उसके बाद जो टॉपिक बच रहा है वो आप उस क्लास में जाके पढ़ लो। आप मैगजीन से अगर मिलाने बैठोगे ना कि सर ये टॉपिक आपने छोड़ दिया, वो टॉपिक आपने छोड़ दिया, तो सारा फोकस आपका करंट अफेयर्स पे ना होकर केवल मैगजीन से मिलान करने पे ही रह जाएगा, और एग्जाम में मैगजीन नहीं टॉपिक आएगा। तो टॉपिक पे ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक इस क्लास को फॉलो करो, एक दूसरी क्लास को फॉलो करो, दोनों को लेके आप तैयार कर लोगे आराम से, ठीक है। अब चलते हैं कुल चावल का उत्पादन कितना हुआ है। अगर आप देखोगे ये जो कुल खाद्यान्न हुआ है ना 3539.59 लाख टन, इसमें चावल का उत्पादन हुआ है लगभग 1490.74 लाख टन, जो 24-25 में आंकड़ा दिया रहा है 1490.74 लाख टन, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 112.49 लाख टन अधिक है। गेहूं का कुल उत्पादन हुआ 1175.07 लाख टन हुआ है, जिसमें कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 42.15 लाख टन अधिक हुआ है। श्री अन्न जो कि मोटे अनाज होते हैं, इसमें 4.4 लाख टन की वृद्धि के साथ टोटल 180.15 लाख टन अनुमानित है। तो आपका कुल खाद्यान्न जो 3539 टन हुआ है, उसमें चावल जो है कि 1490 है, गेहूं 1175 है और श्री अन्न 180.15 है। तो ये आपका पूरा आंकड़ा याद होना चाहिए। और अगर हम कुल दलहन की बात कर लेते हैं तो कुल दलहन आपकी 252.38 लाख टन है। कितना? 252.38 लाख टन। सोयाबीन के उत्पादन की बात करेंगे तो 151.80 लाख टन है, और रैपसीड और सरसों के उत्पादन की बात करेंगे तो 126.06 लाख टन है। ठीक, तो इसी दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बजट 2025-26 में दलहन आत्मनिर्भरता योजना शुरू की गई है, और जिसमें काला चना, अरहर और मसूर की फसल पे ज्यादा फोकस किया गया है। बाकी अब इधर ये जो भी टॉपिक आ रहे हैं, जीनोम संपादित चावल हो गया, रबी फसल हो गया, मूलभूत सांख्यिकी, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है, तो वहां जाके देखोगे। अब आते हैं हम उद्योग क्षेत्र में, इंडस्ट्री सेक्टर में अगर हम बात करें तो भैया वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण हम लोग एक देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, ये जो मौसमी मंत्रालय होता है ना कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 27 अगस्त 2025 को अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि में, यानी जिसे हम लोग सामान्यतः कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के संदर्भ की अवधि के लिए एक वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का एक रिपोर्ट जारी किया गया, परिणाम जारी किया गया। किसने? कि ताकि पता चले कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में किस उद्योग के द्वारा कितना विकास किया गया, कौन कौन से सेक्टर जो है कि ग्रो किए, ये सारी चीजें यहाँ पर चर्चा की। लेकिन हमें सारी चीजें नहीं पढ़नी, केवल कुछ बातें हमें पढ़नी। जैसे 2023-24 में उद्योग क्षेत्र ने ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान मूल्यों पर लगभग 11.89% की वृद्धि की है। अब जैसे क्या होता है, आपके पास तीन सेक्टर होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर होता है जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं या फिर एग्रीकल्चर का सेक्टर कहते हैं, उसकी ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। दूसरा आपका उद्योग क्षेत्र होता है और तीसरा आपका सर्विस सेक्टर होता है। तो इसमें कह रहा है कि उद्योग क्षेत्र ने पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.89% की वृद्धि दर्ज की है 2023-24 में। राइट, इतनी बात क्लियर हो। अब यहाँ पर हम इन छोटे छोटे डेटा को छोड़ के हम यहाँ पे सीधे सीधे आते हैं मेन भाई कि राज्यवार जो है कि क्या प्रदर्शन है। अगर हम बात करें कारखानों के संबंध में कि कौन से राज्य में पूरे भारत के सबसे अधिक कारखाने हैं या जो है कि इंडस्ट्रीज लगी हुई, तो आप यहाँ पे पढ़ोगे कारखानों की कुल संख्या में तमिलनाडु में 15.43%, यानी सबसे अधिक जो इंडस्ट्रीज है 15.43% है। फिर गुजरात सेकंड नंबर पे आता है, महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे आता है, आपका उत्तर प्रदेश जो है कि फोर्थ नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है मेरे भाई? फोर्थ नंबर पे, जहां पे 8.51 या 8.5% इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। तो ये कारखानों की स्थिति होगी पूरे देश के अंतर्गत, ठीक है। जीवीए में हिस्सेदारी की अगर हम बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें कि यहां पर जो है कि किस प्रकार की हिस्सेदारी है, तो सबसे अधिक ग्रॉस वैल्यू एडिशन करता है महाराष्ट्र, लगभग 16%, 15.95 मतलब 16% करता है। गुजरात सेकंड पे, तमिलनाडु थर्ड, कर्नाटक फोर्थ और उत्तर प्रदेश आपका फिफ्थ नंबर पे आता है। यानी जीवीए की हिस्सेदारी में यूपी 5 नंबर पे है 6.80% के साथ, और जबकि कारखानों
की इंडस्ट्रीज में 4 नंबर पे आता है 8.51 के साथ। अगर रोजगार की बात करें कि कौन सा राज्य सबसे अधिक रोजगार दे रहा है युवाओं को, तो तमिलनाडु में लगभग 15.24% रोजगार है, गुजरात में 13% और महाराष्ट्र में 12.95 यानी 13% इसमें भी, उत्तर प्रदेश भी आपका 8.30 यानी कि थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो सिंपल से 3 आंकड़े याद कर लो मेरे भाई। कारखानों की लिस्ट में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। जीवीए में हिस्सेदारी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे है। और रोजगार में हिस्सेदारी में आपका तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। तो ये 3 आंकड़े याद कर लो और इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, एक पुराना टॉपिक है जो पिछले बजट का है, EFTA अर्थात यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है कि, या फ्री ट्रेड एसोसिएशन कर सकते हो। भारत लगातार कई सालों से प्रयास कर रहा था कि हम कैसे भी करके यूरोपीय देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को डन कर ले, तो ये सफलता हासिल की थी पिछली साल। देखो, भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा एक व्यापक समझौता हुआ है। ध्यान देना कि EFTA क्या है, ये यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन है जो आपस में जो है कि सारे देश क्या करते थे, यूरोप में कुछ देश जो इससे 4 मुख्य देश है, ये आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते थे यूरोपीय देश। भारत चाहता था कि मैं भी इसमें इंक्लूड हो जाऊं, मैं भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करूं, क्योंकि बहुत सारा प्रॉफिट होगा फिर भारत को। तो ट्रेड एंड इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टेपा नाम से एक समझौता किया गया जो मुख्य रूप से निवेश, व्यापार और सेवाओं में सहयोग को बढ़ावा देगा। और इस पे जो समझौता हुआ भारत और EFTA के बीच 10 मार्च 2024 को समझौता हो चुका था लास्ट ईयर ही, लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से अब इसको लागू कर दिया जाएगा, ताकि भारत अब EFTA के सदस्यों के साथ जब टेपा के तहत जो भी व्यापार करेगा तो उसमें छूट वगैरह, रियायती दर वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। तो 1 अक्टूबर 2025 से ये प्रावधान लागू हो जाएगा। अब देख लेते हैं EFTA के सदस्य कौन है। 4 देश हैं, आइसलैंड हो गया, लिंचेस्टाइन हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। स्विट्जरलैंड सबसे प्रमुख देश माना जाता है यूरोपीय, ये सभी यूरोपीय देश यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसमें गुड्स पर शुल्क या टैरिफ की रियायतों का ढांचा रहेगा। किस तरीके से, जैसे भारत ने अपनी 82.7% टैरिफ लाइनों में छूट दे दी, उसी तरीके से EFTA ने हमें 95.3% निर्यात को कवर कर लेंगे। और गोल्ड की अगर हम बात करें तो इस पर प्रभावी शुल्क यथावत रहेगा, इसमें कोई छूट नहीं की जा रही है, क्योंकि EFTA से भारत के आयात में स्वर्ण का हिस्सा लगभग 80% है। यानी भारत जो गोल्ड को आयात करता है ना, वो इन 4 देशों से लगभग जो है कि सबसे अधिक करता है और 80% तक करता है। तो इसलिए उस पर जो है कि कोई भी शुल्क नहीं कम किया गया है। ये टॉपिक यहाँ पर आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा सा और आप देख सकते हो कि क्रियान्वयन को इजी करने के लिए भारत ने इंडिया EFTA एक डेस्क शुरू किया जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस रहेगा, और 2024-25 में इनका जो कुल व्यापार था 24.4 बिलियन $। था। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम ट्रेड वॉच अक्टूबर दिसंबर क्वार्टरली 3 वित्त वर्ष, जो कि नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी कर रहा है। क्या रिपोर्ट जारी की है इसने? नीति आयोग ने जुलाई 2025 में वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अक्टूबर दिसंबर 2024 की तीसरी तिमाही की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट जारी की है। ट्रेड वॉच का मतलब जितनी भी व्यापार हो रहा था, आयात निर्यात हो रहा था पूरी दुनिया में, उसकी एक रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। नीति आयोग क्या कहता है, सिंपल भाषा में देखो मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि ताकि सारी चीजें मत पढ़ो, जो काम किया बस उसको पढ़ो, जहां से प्रश्न बनता है बस वो पढ़ो। सारी कहानी पढ़ने बैठोगे ना तो एक टॉपिक को डिस्कस करने में 15 से 20 मिनट लग जाएगा, वो कोई मतलब नहीं बनता है। एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो केवल चीजों को याद करो, रटो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे वस्तुगत निर्यात की अगर हम बात करें, देखो 2 प्रकार के निर्यात होते हैं, एक तो हमारा गुड्स का होता है निर्यात और एक हम सर्विसेज का करते हैं निर्यात। तो यहाँ पर जो वस्तुगत निर्यात की बात की जा रही है, ये वर्ष दर वर्ष 3% की वृद्धि के साथ इस बार हमने $108.7 बिलियन का निर्यात किया है, और आयात की बात करेंगे तो 6.5% वृद्धि के साथ लगभग $187.5 बिलियन का जो है कि आयात किया। और ये जो रिकॉर्ड है ना मेरे भाई, रिपोर्ट है, ये अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तीसरी तिमाही का है, और यही सबसे लेटेस्ट है। अगर एग्जामिनर को पूछना हुआ तो यही पूछेगा, अदरवाइज ज्यादा पुराना डाटा अगर पूछना हुआ तो फिर उसकी मर्जी है, लेकिन यही आपको रिकॉर्ड बताना है। तो क्या है, वस्तुगत निर्यात में लगभग हमने $108.7 बिलियन का निर्यात किया, जबकि आयात की अगर हम बात करें तो $187.5 बिलियन का हमने निर्यात किया, आयात किया है। इसी तरीके से सेवा में अगर हम देखें तो 17% की वृद्धि के साथ 102.6 बिलियन का निर्यात किया, जबकि आयात की हम बात करें तो केवल $52.4 बिलियन का किया, क्योंकि हम आयात ज्यादा नहीं करते हैं, सेवा में निर्यात ज्यादा करते हैं। अब यहाँ पे एक और आंकड़ा याद कर लो कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर सबसे अधिक हमने निर्यात किया। अब देखो ये जो निर्यात हो रहा है ये सेवा और वस्तु दोनों को मिला के हो रहा है, तो सबसे अधिक जो हम निर्यात करते हैं वो
यूएसए में करते हैं, फिर यूएई में करते हैं, फिर नीदरलैंड्स में करते हैं, फिर सिंगापुर और फिर यूके। ये टॉप मोस्ट 5 कंट्रीज हैं जहां पर हम सबसे अधिक निर्यात करते हैं, चाहे वो सेवा का निर्यात हो, चाहे वो वस्तुओं का निर्यात हो। तो याद रख लो मेरे भाई, कहां कहां पे हम सबसे अधिक निर्यात करते हैं, यूएसए में करते हैं, यूएई में करते हैं, नीदरलैंड्स में, सिंगापुर में, यूके में, ये 5 देशों में करते हैं। लेकिन आयात की जब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे टॉप 5 कंट्रीज है जहां से हम सबसे अधिक क्या करते हैं, आयात करते हैं, तो भैया चीन से आयात करते हैं नो डाउट, फिर यूएई से, फिर रूस से, फिर यूएसए। यूएसए आपका चौथे नंबर पे जहां से हम आयात करते हैं। तो चीन, यूएई, रूस और यूएसए, ये 4 ऐसे देश हैं जहां से हम आयात करते हैं। अगर हम बात करें डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज के रूप में, भारत विश्व का 5वां देश है जिसकी टोटल वैल्यू $269 बिलियन रही है। तो ये पूरी टॉपिक आपको समझ में आ गई। देखो ज्यादा बातें करने से कोई मतलब नहीं है ना, हम ये सारी कहानी पढ़ के क्या ही कर लेंगे, हमें इसका कोई मतलब नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न जो बनते हैं वो पढ़ो आप सीधे। रीक्लेम की अगर हम बात करें भैया, रीक्लेम की बात करें तो देखो कोयला मंत्रालय के द्वारा रीक्लेम नामक एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क विकसित किया गया जिसका उद्देश्य है कि खदानों की बंदी प्रक्रिया में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सशक्त बनाना। बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसे कई बार क्या होता है, कोयला माइनिंग वगैरह कई जगह जो है कि इलीगल माइनिंग होती है या फिर लीगल माइनिंग होती है, जब उसे बंद कर दिया जाता है इन्वायरमेंटल कॉजेस की वजह से, तो जो व्यक्ति उस पर निर्भर था, जो व्यक्ति स्थानीय रूप से जो है कि वहां पे रहता था, जिसकी आजीविका कोयला माइनिंग से चल रही थी, जैसी कोयला माइनिंग बंद होती तो जो उस पर निर्भर रहने वाली जो आबादी है, जो लोग हैं, जो समुदाय हैं, उनकी स्थिति का क्या किया जाएगा, उनको कहां पे पुनर्वास किया जाएगा, उनको कैसे नए रोजगार में जोड़ा जाएगा, इन सभी के लिए रीक्लेम नाम का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया है। तो कौन सा मंत्रालय? कोयला मंत्रालय। किसने किया? रीक्लेम नाम का दस्तावेज किया। देखो 4 जुलाई 2025 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा इसको जो है कि शुरुआत कर दी गई। कब शुरू किया गया? 4 जुलाई 2025। अब बात करते हैं भैया कि रीक्लेम की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, री मतलब आर फॉर हो जाएगा रीच आउट, अर्थात अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी, समुदाय को समझना है कि वो समुदाय किस कैटेगरी का है, किस बिरादरी का, किस धर्म का, किस तरीके के लोग हैं, या उनकी सामाजिक आर्थिक सामाजिक विषमता कैसी है, ये सारी चीजें देखनी होंगी। तो रीच करना होगा सबसे पहले, रीच आउट। फिर ई फॉर हो जाएगा इनविजन, अर्थात भविष्य की उनकी कल्पना की जाएगी। सी फॉर हो जाएगा को डिजाइन, अर्थात साझा रणनीति बनानी पड़ेगी, उनको सहयोग करना पड़ेगा उनके साथ लेकर। एल फॉर लोकलाइज, यानी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, वो जिस परिस्थिति में रह चुके हैं, जिस परिस्थिति में वो रहे हैं, देखा है उन्होंने, उस परिस्थिति के साथ। फिर ए फॉर एक्ट, यानी भागीदारी के साथ कार्यान्वयन। आई फॉर इंटीग्रेट, अर्थात प्रणालियों के माध्यम से स्थिरता। और एम फॉर मेंटेन, स्थानीय नेतृत्व के मध्य निरंतरता होनी चाहिए, या स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से निरंतरता होनी चाहिए। तो ये रीक्लेम का पूरा जो है कि फुल फॉर्म बना दिया गया कि भाई हमने क्या क्या काम करेंगे। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य होगा मेरे भाई, वो रीक्लेम का उद्देश्य खनन स्थल बंद होने के बाद जो स्थानीय समुदाय हैं उनका जीवन यहाँ पर न खोना पड़े, बल्कि उन्हें नए अवसरों के साथ जोड़ा जाए। और जैसे कि इको टूरिज्म हो गया, कृषि कौशल केंद्र हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र हो गया, इन सभी का पुनर्नियोजन करना पड़ेगा। उन्हें अपने लोकल स्थान से हटना भी ना पड़े और वहीं पे वो इको टूरिज्म को बढ़ावा दें, कृषि के कौशल केंद्र खोलें या फिर नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र खोलें। ये सभी चीज़ें वहाँ पर करनी की जाए जिससे कि वो आसानी से अपने जीवन यापन को संचालित कर सके। और अगर हम बात करते हैं 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक, देखो इसमें 2 बातें याद रखनी। पहली, 20 अगस्त 2025 को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार ने 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक को जारी किया, जिसका आधार वर्ष कितना है मेरे भाई? 11-12 है। यानी आधार वर्ष 2011-12 के आधार पे हम आज भी इसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि उस समय से इस समय तक में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा याद रखना है कि 8 प्रमुख उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं का 40.27% हिस्सा है। कितना है मेरे भाई? जो इंडस्ट्रियल आपका जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसके 100% में अकेले 40% जो भार है वो इन्हीं 8 प्रमुख उद्योगों का है। 2024-25 के दौरान इनकी जो वृद्धि दर थी वो 4.5% थी। ठीक है, अब इसमें 3 बातें याद रखनी है। मतलब एक ही बात कह दो कि इनकी कई बार होता है, यूपीएससी और पीसीएस ने भी कई बार पूछा है कि इनका क्रम वाइज बताओ कि भारांश किसका कितना दिखा है। तो इस पूरी में 8 जो प्रमुख उद्योग है, पहले तो उनके नाम याद कर लो। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत, ये 8 ऐसे कोर इंडस्ट्रीज हैं जिन पे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था संचालित होती है और इनका जो भारांश है 40.27% है। ठीक है, अब इनमें अगर हम बात करें तो इस पूरे भारांश को अगर हम 100% मान लेते हैं 8 कोर इंडस्ट्री में, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? तो भैया फर्स्ट नंबर पे आता है रिफाइनरी उत्पाद, लगभग 28.4%। तो आपको ये परसेंटेज याद नहीं रखनी, लेकिन क्रम वाइज पता होना चाहिए। तो रिफाइनरी उत्पाद फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर विद्युत आता है, 19.85 आता है। थर्ड नंबर पे इस्पात आता है 17.92% और फोर्थ नंबर पे आपका कोयला आता है। तो भैया 8 प्रमुख उद्योगों में सबसे बेस्ट जो सबसे अधिक वेटेज लेकर रखता है वो है रिफाइनरी उत्पाद, लगभग जो है कि 28%। फिर सेकंड नंबर पे आता है विद्युत जो 19.85 है, इस्पात आता है 17.92 और फोर्थ नंबर पे आता है कोयला। तो ये चारों की वेटेज याद होनी चाहिए क्रम वाइज कि भैया सबसे अधिक कौन है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम।
ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने टॉपिक पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे, ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, लाइक कर देना यार, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और शेयर भी करो दोस्तों के साथ, क्योंकि हम इतना एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ आप लोग भी एक एफर्ट करो छोटा सा यार, ताकि चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके और हमारी जो मेहनत है वो आप लोगों के साथ सफलता के रंग लाए। चलो बात करते हैं टॉपिक पे, ठीक है। और ऑटोमोटिव मिशन, और अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है या फिर आप लोगों का कोई फीडबैक है, सजेशन है, तो जरूर आप लोग दिया करिए, वीडियो के नीचे कमेंट किया करो, ताकि हम उस पर जो है कि रिप्लाई दे सके, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को और भी अपडेट किया जा सके। ये सब कुछ जो है कि आपके फीडबैक और सजेशन पर निर्भर रहता है। ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 की बात करें तो भारत की विकसित भारत @2047 के दृष्टि के अनुरूप उद्योग आधारित सरकार समर्थित एक रोड मैप है। तो ऑटोमोटिव मिशन प्लान जो है कि @2047 तक के हिसाब से जुलाई 2025 में भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। चरणबद्ध लक्ष्यों के रूप में अगर हम 2030, 2037, 2047 वर्षों को आधार माना जाएगा, यानी कि पहले हम 2030 तक का टारगेट रखेंगे, फिर 37 का, फिर 47 का टारगेट रखेंगे, और इसमें और कुछ इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना था। लेकिन एक मेरे भाई ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम एक इंडेक्स आया हुआ है, ये स्टार्टअप को लेकर है कि कौन सा देश सबसे अधिक स्टार्टअप में आगे है, कौन सा यूनिकॉर्न है, ये सारी चीजें हैं। देखो 20 मई 2025 को स्टार्टअप ब्लिंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2025 को जारी किया गया। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जो है कि इसके द्वारा जारी किया गया है। राइट, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो 20 मई 2025 को स्टार्टअप ब्लिंक ने जारी किया। इसने कहा कि भारत ने 2024 में जो इसकी रैंक 19 थी, अब 2025 में इसके 3 पायदान जो है कि गिरावट देखने को मिली, यानी 22वीं रैंक हुए। अर्थात भारत में स्टार्टअप का कल्चर थोड़ा सा डाउन हुआ है, ये रिपोर्ट ऐसा बताती है। तो पूरे विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो टॉप पर है, तो भैया यूएसए जो है कि सबसे अधिक टॉप पर है। सेकंड नंबर आपका यूके है, ये स्टार्टअप की रैंकिंग में मैं बात कर रहा हूँ। और भारत कौन सी रैंकिंग पे, 22वीं रैंकिंग पे, यानी यूएसए और यूके, फिर भारत को याद रखना आपको 22वें नंबर पे। अगर हम शहरों की बात करें कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो स्टार्टअप के कल्चर में बेस्ट माने जा रहे हैं, तो सैन फ्रांसिस्को हो गया नंबर 1, नंबर 2 आपका यूएसए का न्यूयॉर्क हो गया। भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो बेंगलुरु 10वें नंबर पे, नई दिल्ली 11 और मुंबई 18वें नंबर पे शामिल है। तो ये 3 शहर को भी याद रख लेना और बाकी कंट्रीज की रैंकिंग याद रखना। अब चलते हम लोग एमएसएमई के लिए जो वर्गीकरण है, जो मापदंड है, उनकी बात कर लेते हैं। देखो एमएसएमई की जो हम बात करें तो एमएसएमई में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। तो 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने एमएसएमई के वर्गीकरण संबंधित निवेश और कारोबार में क्रमशः वृद्धि की गई है, 2.5 गुना और 2 गुना, यानी निवेश करने के लिए आपको 2.5 गुना बढ़ा दिया गया और कारोबार करने के लिए 2 गुना बढ़ा दिया गया। तो जो रेट है हम उसको पढ़ेंगे नए लिस्ट में। तो एमएसएमई की वर्गीकरण हेतु जो संशोधित की गई है लिस्ट, उसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। देखो निवेश की अगर हम बात करें और कारोबार की बात करें एक एक करके, देखो जो आपका मीडियम मतलब सूक्ष्म उद्योग होगा ना, माइक्रो स्तर का, जो माइक्रो स्तर का होगा उसके लिए अब निवेश की धनराशि 2.5 करोड़ रुपए हो गई है, और जिसका कारोबार 4 गुना अगर आप बढ़ाना चाहोगे तो 2.5 चौक 10 होता है, तो 10 करोड़ तक जाएगा। अगर लघु उद्यम की बात करेंगे तो अब उसके लिए 25 करोड़ रुपए का निवेश होगा, तो कारोबार वो 100 करोड़ रुपए का कर सकता है। मध्यम उद्योग की बात करें उद्यम की, तो अब वो निवेश 125 करोड़ रुपए कर सकता है, तो कारोबार वो 500 करोड़ रुपए कर सकता है। ये नई राशि आई है, तो ये याद रखना। पुरानी को अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखोगे तो लगातार अगर आप देखोगे तो डबल किया गया भाई, सीधी सी बात है ना। 2 गुना और 2.5 गुना अगर आपको याद है, कारोबार 2 गुना किया गया तो 2 गुना का आधा कर लो, 5 दूनी 10, 50 दूनी 100, 250 दूनी 500, तो ये चीज हो गई। और ये 2.5 गुना किया गया, तो आपको कितना पढ़ना है कि भैया सूक्ष्म उद्यम में निवेश अब 2.5 करोड़ कर सकते हैं और कारोबार 10 करोड़, लघु में अब 25 करोड़ से लेकर 100 करोड़ हो गया, मध्यम में 125 करोड़ और कारोबार आपका 500 करोड़ हो गया। ये बातें बस आपको याद रखनी थी। साथ ही साथ एमएसएमई में ये जो नए संशोधन हुए, ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी भी हो चुके हैं, लागू हो चुके हैं। लेकिन 2-3 बातें और एक्स्ट्रा यहाँ पे याद करनी है कि एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, अर्थात जिससे 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट संभव हो सकेगा अगले 5 सालों में। तो क्या कहा जा रहा है कि एमएसएमई के लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है उसको 5 करोड़ रुपए से बढ़ा के 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ स्टार्टअप्स के लिए जो ऋण गारंटी योजना थी, उसमें प्रति उधारकर्ता के लिए अब गारंटी कवर की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई। यानी अब स्टार्टअप के लिए अगर कोई एक व्यक्ति उधार लेना चाहता है तो पहले वो 10 करोड़ ले सकता था, अब वो 20 करोड़ तक ले सकता है। तो ये पूरा हो गया आपका एमएसएमई वगैरह। अब आ जाते हैं देश में पर्यटकों के आगमन की स्थिति क्या है, कि हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनकी बात करें। 18 अगस्त 2025 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश में पर्यटकों के आगमन की स्थिति के एक आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें विदेशी पर्यटक होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट
अराइवल्स होते हैं और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हमारे देश के बाहर जितने लोग भी वो सब विदेशी तो हैं, फिर आप विदेशी और इंटरनेशनल का अंतर कैसे कर रहे हैं, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे 2024 में 99.52 लाख लोग आए थे और जबकि इंटरनेशनल लेवल पे 205.69 लाख। आपको जो पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये पढ़ना है कि पर्यटन क्षेत्र जो हमारे जीडीपी में कितना योगदान करता है। तो 2023-24 में लगभग 5.22% जो है कि योगदान कर रहा है। जो जीडीपी हमारे देश की है उसमें पर्यटन क्षेत्र का जो योगदान है वो 2023-24 में 5.22% है। अगर हम बात करते हैं कि किन किन देशों से सबसे अधिक हमारे यहाँ पर्यटन आए हैं, तो सबसे अधिक यूएसए से लोग आते हैं, लगभग 18,04,586। और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश से हमारे यहाँ जो आते हैं पर्यटक 17,50,165। और तीसरे नंबर पे यूके से आते हैं। तो ये टॉप 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पर्यटन के रूप में आती हैं। अब इसके बाद ये जो भी टॉपिक है ये सारे मैंने ऑलरेडी उस क्लास में पढ़ा रखे हैं, तो वहां से कवर करना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, अब इस पे चलते हैं। तो अब इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ से क्या है ना, पूरा का पूरा आपका इकोनॉमी मैंने कंप्लीट करा दिया, पुरानी क्लास को भी लेकर और इस क्लास को लेकर आपकी पूरी इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी मात्र 2.5 घंटे में। फिर इससे बाहर इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर इसने मैगजीन को नहीं छोड़ा था एग्जामिनर ने। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य बन गए। एनडीबी, एनडीबी किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से बहुपक्षीय विकास जो बैंक है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई, ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई। और इसमें जो निर्णय लेने वाली जो संस्था है, जो बैंकों में, जैसे एक तो ब्रिक्स समिट होती है, वहां पे शिखर सम्मेलन जब होता है तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी चीफ होता है अपने देश का प्रधान होता है, वही जो डिसीजन लेते हैं वहां पे। लेकिन जो बैंकों से संबंधित है, यहाँ पर जो सर्वोच्च निर्णय संस्था है वो होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और इसमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो शामिल होते हैं वो सामान्यतः आपके हर देश के जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे आरबीआई के गवर्नर, वही इसमें शामिल होते हैं, जो कि नए सदस्यों के शामिल करने सहित रणनीति के फैसले लेते हैं। तो एनडीबी में भारत मतलब जो सरकारों के जो सीट्स होते हैं उनका इंटरफेयर नहीं होता, बल्कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ही इसमें सर्वोच्च होते हैं। 4 से 5 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 10वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी ब्रिक्स की। इसी दौरान आधिकारिक तौर पे कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को उधार लेने वाले सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यानी अब कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी इन बैंकों से उधार ले सकेंगे, उधार को चुका सकेंगे। ये एक इसके मेंबर बन चुके। तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक के 2 नए सदस्य बने हैं, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अब आ जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अद्यतन रिपोर्ट 2025। इसकी एक रिपोर्ट जून में भी आई थी, एक रिपोर्ट अभी आई है। तो देखो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के द्वारा जुलाई 2025 में जो जारी की गई विश्व आर्थिक परिदृश्य यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, इसमें बताया गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था तमाम बाधाओं के बावजूद भी एक सीमित स्थिरता दिखा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि विश्व आर्थिक परिदृश्य जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, ये कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। इन्होंने इसका टाइटल रखा है कि ग्लोबल इकोनॉमी टीनियस रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये इसकी थीम हो गई। ये कह रहे हैं कि वैश्विक वृद्धि दर 2025 में 3% रहेगी, 2026 में 3.1% रहेगी, जिसमें अगर ये वैश्विक हेडलाइन इन्फ्लेशन को बताएंगे तो 2025 में 4.2%, 2026 में 3.6% रहेगी। ये इनकी इन्फ्लेशन हो गई। भारत के बारे में इन्होंने कहा कि 2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 6.4% रहने की संभावना है, 6.4%। अगर हम एक आउटलुक देख लेते हैं इस तरीके से, तो वर्ल्ड की अगर इन्होंने बात की 2024 में 3.3, 2025 में 3 और 2026 में 3.1। भारत की बात करेंगे तो जो ग्रोथ रेट है वो 2024 में 6.5, 2025 में 6.4 और 2026 में 6.4, यानी ये स्टेबल हो जाएगी आगे जाके। ये आपका आईएमएफ का आउटलुक है। बाकी हमने जो है कि जो भी रिपोर्ट्स यहाँ पे स्किप किया वो सारा मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो मैं इसको आगे जबरदस्ती का टाइम इस पे नहीं देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय वैश्विक सूचकांक। एक लोगों ने जरा बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि यार ढंग से करा दो, या कुछ इस तरीके का कमेंट किया था मेरे भाई ने। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, जब वीडियो शुरू होती है ना, तो जो स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट की जो जानकारी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसे जरूर देख लिया करो कि सारे टॉपिक मैंने कहाँ पे कवर कराए और यहाँ पे अपडेट क्लास का मतलब क्या है। मेरे थंबनेल में भी लगा हुआ अपडेटेड पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी मैगजीन करा रहा हूँ, मैं केवल वही पार्ट करा रहा हूँ जो पिछली मैगजीन में छूटे हुए थे या जो पिछली मैगजीन में नहीं आए थे। आगे देखते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024, ये रिपोर्ट आ गई है। देखो, इसको कौन जारी कर रहा है, कौन बना रहा है? तो राज्य ऊर्जा दक्षता ब्यूरो तथा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 को जारी किया, जो 29 अगस्त 2025 को प्रकाशित किया गया। तो अभी ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है राज्य ऊर्जा दक्षता। अब इसमें बात करेंगे तो इसमें भैया सभी के सभी राज्यों के शासित प्रदेश शामिल है, 36 के 36। ये 7 प्रमुख मांग क्षेत्र होते हैं, जैसे भवन,
उद्योग, नगर पालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, विद्युत वितरण कंपनी और क्रॉस सेक्टर पहल के 66 कार्यान्वयन केंद्रित संकेतकों पर राज्यों का मूल्यांकन करता है। तो इस तरीके से सभी राज्य शामिल है। इसमें केवल हमें एक बात याद रखनी, देखो इसमें क्या किया गया है, श्रेणी जो दी गई है आपकी अग्रणी हो गई 60% से अधिक, फिर सफल, फिर दावेदार, फिर आकांक्षी। इसी को इन्होंने समूह वाइज जो है कि प्रदर्शित कर दिया कि समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4। तो हम सिंपल सी बात क्या करेंगे कि जो आपका समूह 1 है, समूह 2 है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखोगे समूह 1 को ही एक आम भाषा में हम इसे अग्रणी भी कह सकते हैं, अग्रणी भी। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि राज्यों के प्रदर्शन की, तो भैया महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और उत्तर प्रदेश आपका 6ठे नंबर पे। किसमें? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, जो कि रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन है वो 6ठे नंबर पे है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, ओडिशा, फिर उत्तर प्रदेश है। क्लियर हो गया? बस इतना ही मुझे इसमें बताना था। अब आ जाते हैं वित्तीय समावेशन से संबंधित कुछ ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जो आपको पढ़ना है, क्योंकि 2024 के पेपर में आप देखोगे 3 ऐसे क्वेश्चन थे जहां पे 4-4 योजनाओं को पूछा गया था मिलान करने के लिए ईयर वाइज। तो इसको देखोगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि 2024 में शुरू की गई, जिसके 10 साल कंप्लीट हो गए, 11वां साल भी कंप्लीट हो गया है 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री के बाद अटल पेंशन योजना, ये तीनों ही योजना 9 मई 2015 को एक साथ लॉन्च की गई थी और भैया इसके 9 मई 2025 को 10 साल कंप्लीट हो गए। इसके पूरे आंकड़े नेशनल करंट अफेयर्स में मैंने बताए थे कि किसमें जो है कि 2 लाख का प्रीमियम है, किसमें जो है कि 7.5 करोड़ जो है कि लोग एनरोल्ड हो गए, महिलाओं की भागीदारी 47%, ये सब चीज मैंने पढ़ा रखी है नेशनल करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है। क्योंकि मई की थी तो उस समय तक जो है कि आपकी जुलाई के पेपर से पहले आ चुका था। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, ये तीनों ही आपकी 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी, जिसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई, इसके भी 10 वर्ष कंप्लीट हो गए। तो ये भी पूछा जा सकता है, डेट याद रहे। स्टैंड अप इंडिया योजना जो कि महिला उद्यमियों को खासकर फोकस किया रहा है, SC ST महिलाओं को भी, तो 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI को अभी लेटेस्ट IMF ने इसको कंसीडर किया वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है कि पेमेंट सिस्टम है, तो वर्ष 2016 में शुरू हुआ। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 में शुरू किया गया। तो ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है यानी कि योजना है, उसको याद रख लो। अब आती है फॉर्च्यून ग्लोबल 500, इसमें बस 3 बातें याद रखो या 2 बातें कि भैया रैंक 1 पे कौन सी ऐसी कंपनी जिसका जो है कि कैपिटल, मार्केट कैपिटल सबसे अधिक है, तो वो हो गई आपकी रैंक 1 वॉलमार्ट हो गई, रैंक 2 पे अमेजन हो गई। अगर हम इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडिया की सबसे पहले आती है RIL जिसको 88 रैंक मिलती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दूसरे पे आती है आपकी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, रैंक 95। फिर थर्ड पे आती है IOC अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो कि रैंक 163 है। तो ये 3 कंपनियां ऐसी है जो टॉप 3 में आई हैं आपके फॉर्च्यून 500 में। चलो हुरून वाली लिस्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। अब यहाँ पे हम चलते हैं भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या चीजें हमको पढ़नी है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि भारत ने परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन को घटाने और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य पाने के लिए ई मोबिलिटी को नीति प्राथमिकता बनाया है। मतलब कहने का है कि भारत चाहता है कि जो परिवहन क्षेत्र से जो कार्बन मोनोऑक्साइड और भी ऐसे जो है कि पॉल्यूटेंट्स जो निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं, इनको भी कम किया जाए और 2070 तक जो हमारा नेट जीरो एमिशन का जो लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए ई मोबिलिटी को नीति प्राथमिकता बनाया गया है। तो ये रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? ये नीति आयोग जारी कर रहा है। 4 अगस्त 2025 को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी की गई नीति आयोग के द्वारा। इसमें इन्होंने 3 विषयों यानी कि 3 थीम रखी है, 16 संकेतक रखे और 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया है। यानी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो गए। 16 इंडिकेटर्स है जिसमें 3 विषयों पर काम किया जा रहा है। वो 3 विषय कौन से? पहला, परिवहन विद्युतीकरण प्रगति, यानी कि सभी राज्यों में ये देखा जाएगा कि कौन सा राज्य ऐसा है जिन्होंने अपने परिवहन को अब इलेक्ट्रिक परिवहन के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाता है, उस नीतियों के अनुसार काम किया। तो परिवहन विद्युतीकरण प्रगति। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार कर पा रहे हैं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि नहीं है। तीसरा, ईवी अनुसंधान और नवाचार की स्थिति क्या है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप कितना इनोवेशन और कितना जो है कि रिसर्च कर रहे हैं। तो ये 3 पार्ट पे आपको काउंट किया जाएगा हर स्टेट की पॉलिसी को। इसमें अगर आप देखोगे इस इंडेक्स में दिल्ली पहले नंबर पे, फिर महाराष्ट्र और चंडीगढ़, ये सभी जो है कि टॉप मोस्ट स्कोर में आते हैं। अगर हम बात करें कि यूपी की, तो यूपी भैया एस्पिरेंट की कैटेगरी में आ रहा है, जो कि 10वें स्थान पे आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से। जबकि फ्रंट रनर्स में
में फ्रंट रनर्स में दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ हैं, ठीक है। जबकि सेकंड बात अगर हम बात करें एस्पिरेंट के रूप में जो है कि यूपी और आंध्र प्रदेश है 10वें नंबर पे। तो पूरे पॉइंट को आपने इजी भाषा में समझ लिया। चलो मेरे भाई, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात ये कि यूनिकॉर्न की डेफिनेशन बताएगी जो अभी तक आप लोग नहीं समझ पाते थे। देखो, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाता है कि विश्व के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की रैंकिंग। यूनिकॉर्न उन निजी स्टार्टअप को कहते हैं, ध्यान देना, पहली चीज निजी स्टार्टअप को कहते हैं जिनकी स्थापना 2000 के दशक में, 2000 का मतलब क्या होता है, 2000 से लेकर 2009 के बीच में अगर किसी स्टार्टअप की स्थापना हुई तो वो 2000 दशक कहलाते हैं। और उनका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन के आसपास हो, 1 बिलियन, मिलियन नहीं, $1 बिलियन हो, और वे अभी तक शेयर बाजार में लिस्टेड भी ना हो। यानी एक तो शेयर बाजार में अगर लिस्टेड होगे तो ऑलरेडी आपकी मार्केट कैपिटल बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो आप शेयर बाजार में भी लिस्टेड नहीं होगे। साथ ही साथ जो है कि सन 2000 के आसपास उसकी स्थापना होनी चाहिए, 2000 से लेकर 2009। याद होगा आपको 2 साल पहले जो है कि संसद के अंदर एक केंद्रीय मंत्री ने अलक पांडे जी के नेतृत्व में जो फिजिक्स वाला जो इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है, इसको यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने सन 2000 से 2009 के बीच में शुरू किया था, फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल एक शुरू किया था उस समय कंपनी के रूप में। और इनकी जो है कि अभी तक फिजिक्स वाला कंपनी जो है कि शेयर मार्केट में भी लिस्टेड नहीं है, और इनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से अधिक है। तो इसलिए इसको यूनिकॉर्न का भी दर्जा दिया गया था, याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, यूनिकॉर्न के बारे में पता चल गया। अब आते हैं भैया पूरे वर्ल्ड में यूनिकॉर्न की स्थिति देखते हैं। देखो, 26 जून 2025 को जो रिपोर्ट जारी की गई, जो कि 2017 से जारी किया थी, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें जो दुनिया में सबसे अधिक यूनिकॉर्न है वो यूएसए में, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे इंडिया और फोर्थ नंबर पे आपका यूके आता है। यहाँ पर आप पढ़ोगे कि यूएसए में यूनिकॉर्न की संख्या सबसे आगे है, 758 यूनिकॉर्न, जो दुनिया का लगभग 50% होल्ड करता है। सेकंड नंबर पे आपके चाइना आता है जिसमें 343 यूनिकॉर्न है सेकंड नंबर पे। भारत आपके 64 यूनिकॉर्न के साथ थर्ड नंबर पे, यूके आपके 61 यूनिकॉर्न के साथ फोर्थ नंबर पे। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी, यूएसए, चाइना, इंडिया, यूके, ये तो हो गया यूनिकॉर्न। लेकिन अगर हम बात करें शहरों को, तो भैया सैन फ्रांसिस्को यूएसए का जो है उसे विश्व यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है। क्या कहता है गाइस? सैन फ्रांसिस्को यूएसए को विश्व यूनिकॉर्न की राजधानी कहते हैं। इंडिया की तरफ से अगर आप देखोगे तो बेंगलुरु को भारत में प्रथम स्थान दिया गया, जबकि वैश्विक स्तर पे 7वें स्थान पे था बेंगलुरु। विश्व का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न कौन है, जिसके पास सबसे अधिक पैसा है? तो एलन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है, जो कि लगभग $350 बिलियन की है। कितनी बड़ी कंपनी? $350 बिलियन की कंपनी है स्पेस एक्स की, ये मालिक एलन मस्क है, ठीक है। तो ये पूरी चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी, और आई थिंक अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ तक आपने ये सारी चीज़ों को देख लिया मेरे भाई। अब देखो, ये सारी चीज़ जो मानव विकास रिपोर्ट वगैरह है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सब मैंने जो है कि पुरानी वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो, और मैं उसकी भी लिंक जो है कि टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ढूंढना ना पड़े, ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। पहले इस क्लास की पोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसकी भी, और फिर नेक्स्ट सेक्शन आपका आएगा वैज्ञानिक परिदृश्य। तो इस तरीके से अब तक हम लोगों ने लगभग 4 से 5 क्लासेस में क्या क्या कवर कर लिया, ये देख लो। सूक्ष्म दृष्टि कवर कर लिया, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कवर कर लिया, और उसके बाद आप देखोगे इंटरनेशनल कवर कर लिया, और आज हमने आर्थिक परिदृश्य को भी कवर कर लिया। तो 4 सेक्शन हमारे बहुत आराम से अच्छी तरीके से कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले 2 से 3 दिन में आपके करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगी। फिर भी आपके पास पूरा 10 दिन का समय रहेगा कि ये केवल अपडेटेड सेक्शन को आप तैयार कर लो, क्योंकि भाई पुराने करंट अफेयर्स 1 ईयर का तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रखा था, वहां पे आपको रिवाइज करना था। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी थी, जिसको मैंने ऑलरेडी 3 महीने पहले ही कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आपको जो छोटे छोटे टॉपिक है, 2-2, 4-4 पेज जो सभी में निकल रहे हैं, बस आपको वो तैयार करना है, और पर्याप्त समय के आप इसे तैयार कर पाओगे। बाकी मैं मेहनत अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूँ। वीडियो पे कमेंट करिएगा, जो भी आपको फीडबैक देना हो, सजेशन देना हो। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।